एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू दिस ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। मेरा नाम है सुप्रिया कौशिक और आज हम करने वाले हैं एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। जैसे कि हम ऑलरेडी बता चुकी हूँ मैं आपको कि हम प्लांट किंगडम जब हम पढ़ते हैं तो उसके अंदर हम सभी एक सीक्वेंस को या एक पैटर्न को हम फॉलो करते हैं। जैसे सबसे पहले मिल्गी, फिर ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, देन एंजियोस्पर्म्स पे आते हैं। एंजियोस्पर्म्स में फिर हम मॉर्फोलॉजी अलग पढ़ते हैं और एनाटॉमी अलग पढ़ते हैं। तो मॉर्फोलॉजी की तो बात कर चुके हैं, है ना, यानी एक्सटर्नल अपीयरेंस प्लांट की कैसी रहेगी वो हम पढ़ चुके हैं। अब बारी है प्लांट के अंदर डिटेल में जानने की कि उसके सेल्स, उसके टिश्यूज किस तरीके से ऑर्गेनाइज है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले हम बात करेंगे एनाटॉमी की, है ना, कि भाई प्लांट एनाटॉमी के अंदर हम क्या पढ़ते हैं। प्लांट एनाटॉमी एक ऐसी ब्रांच है बॉटनी की जिसके अंदर हम इंटरनल स्ट्रक्चर या फिर प्लांट के ऑर्गेनाइजेशन, प्लांट के ऑर्गन्स के डिटेल के बारे में हम पढ़ाई करते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं, प्लांट एनाटॉमी, या फिर एक छोटी सी स्टेटमेंट में बोले तो स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट, इसी को हम प्लांट एनाटॉमी बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि भाई प्लांट एनाटॉमी होता क्या है। इंटरनल स्ट्रक्चर से पढ़ाई करना एनाटॉमी। एक्सटर्नल अपीयरेंस, रूट लीफ कैसी दिख रही है, रूट्स कैसी दिख रही है, वो मॉर्फोलॉजी होता है। गुड, तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कॉमन सी बात है बेटा कि हम उसके अंदर की बात पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये हमें पता होना चाहिए सेल मिलके ही क्या बनता है, टिश्यू बनते हैं। टिश्यूज मिलके ही क्या बनते हैं, ऑर्गन बनते हैं। और ऑर्गन बन के ही क्या, ऑर्गन सिस्टम, और फिर आपके क्या नाम है, ऑर्गेनाइजेशन, पूरा एक ऑर्गेनिज्म बन जाता है। जैसे हम यहाँ पे प्लांट की बात कर रहे हैं। गॉट इट। तो भाई अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि हम सेल और टिश्यूज को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम ऑर्गन, और उस तरीके से पूरे एक पैटर्न को फॉलो करते हुए पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे बेटा टिश्यूज से। ठीक, अब टिश्यू क्या होता है, टिश्यू का मतलब है ग्रुप ऑफ सेल जिसके अंदर कॉमन ओरिजिन है और वही कॉमन फंक्शन परफॉर्म करता है। यानी कुछ सेल्स इकट्ठी हो जाएंगी और एक कॉमन फंक्शन परफॉर्म करेंगे कि भाई कुछ सिक्रीट ही करना है, या कुछ फोटोसिंथेसिस ही करना है, या फिर एयर को, है ना, मतलब एक कैविटी बना के रखना है, या फिर कुछ ओपनिंग्स बनाना है जहाँ से हमें गैसेस एक्सचेंज हो पाए। तो हर सेल मिलके एक कॉमन ओरिजिन के मिलके क्या बनाते हैं, टिश्यू, जो कि एक कॉमन फंक्शन परफॉर्म करता है। अब ये जो टर्म है टिश्यू किसने दिया था बेटा, निन्मिया ग्रीव ने दिया था। ठीक है, टिश्यू जो है वो दो ग्रुप में डिवाइड है। उसको किसने डिवाइड किया था बेटा, कार्ल नेगेली ने। अब ये नाम आपको बहुत जगह मिलेगा आगे सुनने के लिए। तो टिश्यू को बेटा ऑन द बेसिस ऑफ इनकी कैपेसिटी ऑफ डिवीजन के कैसे डिवाइड करते हैं, इसके अकॉर्डिंग हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो आगे कभी भी डिफ्रेंशिएट नहीं होंगे, यानी आगे चल के कोई प्लांट रूट या कुछ ऐसा पर्टिकुलर फंक्शन ऐसा नहीं करेंगे कि भाई अब ये और आगे डिवाइड नहीं करें, ये कंटिन्यूसली डिवाइड करेंगे, इसलिए अनडिफ्रेंशिएटेड होते हैं। और परमानेंट टिश्यू यानी पहले कुछ डिवाइड करेंगी सेल्स, उसके बाद फिर ये एक ऑर्गन आगे बन जाएंगी। ठीक है, एंड फुली डिफ्रेंशिएटेड सेल्स ये होंगी। ठीक, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कैसे होते हैं, अनडिफ्रेंशिएटेड होते हैं, यानी इनके अंदर जो सेल्स होती है उनके पास डिवीजन की कैपेसिटी होती है, यानी वो कंटिन्यूसली डिवाइड करते हैं और ये मैच्योर सेल से मिलके बने होते हैं। लेकिन इसी तरफ अगर मैं बात करूं परमानेंट टिश्यू की, तो ये फुली डिफ्रेंशिएटेड होते हैं, इनके पास कोई भी डिवीजन की कैपेसिटी नहीं होती, ये इमैच्योर सेल से मिलके बनते हैं। अब एक एक करके ना हम इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। जैसे मैं शुरुआत करूं अगर मेरिस्टेम से, तो मेरिस्टेम जो है यही रिस्पॉन्सिबल होता है प्लांट की ग्रोथ कराने के लिए। ठीक है, और इसीलिए ये कुछ ही रिस्ट्रिक्टेड या फिर स्पेशलाइज्ड रीजन में ही पाया जाता है जहाँ पे एक्टिव सेल डिवीजन होती है, और उस एरिया को हम मेरिस्टेम बोलते हैं। एक मेरिस्टेम जो होता है एक बेसिकली लोकलाइज्ड रीजन होता है जहाँ पे एक्चुअल सेल डिवीजन होता है ना, मतलब प्लांट का सिर्फ वो हिस्सा जहाँ पे सिर्फ डिवीजन ही हो रहा है, उस पार्ट को मैं क्या बोलूंगी, मेरिस्टेम बोलूंगी। तो कॉमन सी बात है, एक लोकलाइज्ड या स्पेशलाइज्ड एरिया हो गया। तो मेरिस्टेम वर्ड जो था, देखो नगेली सर ने दिया था, इसको डिराइव किया गया था एक ग्रीक वर्ड मेरिस्टोस से। मेरिस्टोस का मतलब होता है डिवाइडेड या फिर डिविजिबल, यानी जो चीज़ बार बार डिवाइड कर रही है उसको, है ना। तो इसलिए नगेली सर ने इस एरिया को जो कंटिन्यूसली डिवाइड कर रहा है उसको हमने क्या बोल दिया, मेरिस्टेम बोल दिया। ठीक है, तो मैंने अभी आपको बताया बेटा मेरिस्टेम जो होता है वो कंटिन्यूसली डिवाइड करता है ना, और इसी वजह से प्लांट की ग्रोथ हो पाती है।
मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के कुछ कैरेक्टरिस्टिक होता है, जैसे कि अनडिफरेंशिएटेड टिश्यू है ना, आगे डिफरेंशिएट नहीं होगा। सेल साइकिल ऑफ मेरिस्टेम इज कंटिन्यूअस स्टेट ऑफ डिवीजन। जैसे हम पढ़ चुके बेटा सेल चैप्टर के अंदर कि सेल जो होती है वो डिवीजन करती है, वो अपनी सेल साइकिल कंप्लीट करती है और फिर उसके बाद डिफरेंशिएट हो जाती है। अब ये क्या होता है, डिफरेंशिएट नहीं होता, ये सेल साइकिल में ही कंटिन्यू रहता है, क्योंकि डिवीजन होती जा रही है, होती जा रही है, होती जा रही है, होती जा रही है, एक्टिवली डिवीजन कर रहा है। ठीक है, Thus मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज कंपोज्ड ऑफ इमेच्योर सेल, इसीलिए क्योंकि आगे चल के मैच्योर सेल हो ही नहीं रही, तो हमेशा इमेच्योर सेल में रहती हैं, डिवीजन करती रहती हैं। मेरिस्टेमेटिक सेल जो होती है हैव ओनली प्राइमरी सेल वॉल। जैसे हम पढ़ चुके हैं सेल के पास, प्लांट सेल के पास दो वॉल्स होती है, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी, एक टर्शरी भी होती है ना, लेकिन इनके पास सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी सेल वॉल होती है, जो कि बहुत पतली और फ्लेक्सिबल यानी इलास्टिक होती है, और वो सिर्फ सेल्यूलोज से मिलके बनी है, जिसके अंदर भर भर के प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शंस होते हैं। मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ बेटा कि जैसे ये सेल है ना, ये सेल इस दूसरी सेल के साथ इस तरीके का कनेक्शन बनाती है, इसे हम बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शन। तो इनके अंदर सिर्फ प्राइमरी सेल वॉल होगी, जो कि बहुत ही पतली होती है, इलास्टिक होती है, सेल्यूलोज की बनी हुई होती है, साथ साथ इन सेल्स के बीच में प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शंस भी देखने को मिलते हैं। सेकेंडरी सेल वॉल इसमें क्या होगी बच्चा, एब्सेंट होगी। तो सेल ऑफ मेरिस्टेम कैसी होंगी, एक तो छोटी छोटी होंगी ये मेरिस्टेमेटिक सेल, और आइसोडायमेट्रिक होंगी, यानी कि देखा जाए तो इनका जो डायमीटर होता है वो बराबर होता है। आइसो वर्ड का मतलब होता है सेम, यानी सेम डायमीटर है। ठीक है, तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि इक्वल साइज की होती हैं, सीधी भाषा में बोला जाए तो इक्वल साइज की होती है, बट आपको ये वर्ड कहीं देखने को मिल सकता है, तो आपको चीज़ें पता होनी चाहिए कि भाई इस वर्ड का मतलब आखिर है क्या। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की अगर मैं बात करूं तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है बेटा, ये अनडिफरेंशिएटेड होता है, ये सेल साइकिल के अंदर कंटिन्यूस रहता है, सेल डिवीजन करता रहता है, डिफरेंशिएट नहीं होता। ये कुछ पतली पतली थिन वॉल वाली, सिर्फ प्राइमरी सेल वॉल वाली सेल से मिलकर बना होता है, जो की सेल्स छोटी होती हैं और कैसी होती है बेटा, आइसोडायमेट्रिक नेचर की होती हैं। ठीक है, आइसोडायमेट्रिक का मतलब क्या होता है, आइसोडायमेट्रिक का मतलब होता है जिनका डायमीटर सेम है या फिर इक्वल साइज की होती हैं। गॉट इट। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। साथ साथ इनके अंदर साइटोप्लाज्म बहुत ज़्यादा डेंस मात्रा में होता है और बहुत ही बड़ा और प्रोमिनेंट न्यूक्लियस भी देखने को मिलता है। अक्सर इनके अंदर वैक्यूल्स एब्सेंट होते हैं, बट अगर प्रेजेंट भी हैं तो छोटे छोटे साइज के होंगे, ये देखो। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक सेल मेटाबॉलिकली हाईली एक्टिव होती है, क्योंकि ये कंटिन्यूसली डिवाइड कर रही है। ठीक है, सो इसलिए फूड रिजर्व एब्सेंट होता है, ये कभी भी फूड रिजर्व नहीं कर सकती, क्योंकि भाई कंटिन्यूसली डिवाइड कर रही है। अब इनका मेन काम क्या है, डिवीजन। तो फूड स्टोर नहीं करेंगे तो वैक्यूल वगैरह भी इनके पास देखने को नहीं मिलेगा, और अगर है भी तो बहुत ही छोटी साइज का होगा। ठीक है, साथ साथ इनके पास कोई इंटरसेल्यूलर स्पेस देखने को नहीं मिलेगा, इन सेल्स के बीच में स्पेस आपको देखने को नहीं मिलेगा। सेल्स जो होंगी बहुत क्लोजली एकदम टाइटली पैक्ड होंगी, है ना, और इसी को हम कंपैक्ट टिश्यू भी बोलते हैं, क्योंकि सेल्स बहुत पास पास है, पैक है अच्छे तरीके से, तो डेंस क्या बोलेंगे हम, कंपैक्ट टिश्यू भी बोलेंगे। ठीक है, ये किसकी बात चल रही है बेटा, मेरिस्टेमेटिक की बात चल रही है। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है ये भी आगे डिवाइड होता है, लेकिन किसके ऊपर, इसके ओरिजिन और डेवलपमेंट के बेसिस पे ये तीन टाइप का हो गया। सबसे पहला तो प्रोमेरिस्टेम, जिसको मैं प्राइमोर्डियल मेरिस्टेम या यूरिमेरिस्टेम भी बोलती हूँ, दूसरा हो गया प्राइमरी मेरिस्टेम, और तीसरा हो गया आपका सेकेंडरी मेरिस्टेम, है ना। तो कितने टाइप के हो गए बेटा, टोटल 3 टाइप के मेरिस्टेम हो गए। सबसे पहला प्रोमेरिस्टेम, प्राइमोर्डियल मेरिस्टेम या फिर यूमेरिस्टेम, फिर दूसरा प्राइमरी और तीसरा सेकेंडरी, है ना। प्राइमरी सेकेंडरी तो हमें ऐसे ही याद हो जाएगा, प्राइमरी सेकेंडरी से पहले प्रो, है ना, प्रिमिटिव, वो वाला प्रो नहीं कि ये हम तो प्रो हैं, हम गेम के प्रो हैं, है ना, ये गेम का नूब है, वो वाला प्रो नहीं बेटा, दिस इज प्रिमिटिव वाला। ठीक है, तो प्रो मेरिस्टेम यानी सबसे पहला मेरिस्टेम। तो ये मेरिस्टेम जो होता है, देखो बिगनिंग ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज, एम्ब्रियोनिक स्टेज की इनिशियल स्टेज में बनता है, और इसी से आगे चल के प्राइमरी मेरिस्टेम का फॉर्मेशन होता है। तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, प्रो मेरिस्टेम, प्राइमोर्डियल मेरिस्टेम या यूमेरिस्टेम बोलते हैं। फिर इससे सेकेंडरी मेरिस्टेम बनेगा। तो सेकेंडरी मेरिस्टेम जो होते हैं, इनकी मेरिस्टेमेटिक सेल डेवलप होती है किससे, इन्हीं से, प्रो मेरिस्टेम से, इसलिए इसको हम प्राइमरी मेरिस्टेम बोल रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले ये बन रहा है, फिर बाद में कोई और बन रहा है, सेकेंडरी, है ना।
तो प्राइमरी मेरिस्टेम प्रोमेरिस्टेम से ही डेवलप होती हैं। ये अपने प्लांट की अर्ली लाइफ में ही डेवलप हो जाती हैं और इसी की वजह से प्लांट की प्राइमरी प्लांट बॉडी बनती है। आपने देखो होगा ना बेटा, जब प्लांट जो होता है ना, सीड में से एकदम निकल के बाहर आता है तो एकदम पतलू सा होता है ना, बहुत एकदम ग्रीन इलास्टिक सा होता है और छोटे छोटे लीव्स उसके अंदर होती है, दैट इज प्राइमरी प्लांट बॉडी। फिर उसके बाद वो बड़ा होता है, उसमें स्टेम आती है, उसमें ब्रांचेस होती है, उसकी रूट्स मोटी होती है, उसकी स्टेम थिक हो जाती है ना, सेकेंडरी प्लांट बॉडी हो जाती है। ठीक, तो भाई ये सबसे पहले प्राइमरी प्लांट बॉडी कौन बनाता है? प्राइमरी मेरिस्टेम बनाता है। ये सेल हमेशा डिवीजन फेज में रहेंगी और प्राइमरी परमानेंट टिश्यू का फॉर्मेशन करेंगे बाय डी डिफरेंशिएशन, जैसे कि एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। अब देखो मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ, जैसे एपिकल मेरिस्टेम, एपिकल मतलब क्या होता है? एपेक्स, है ना, टॉप पर जो प्रेजेंट है। एपिकल मेरिस्टेम टॉप पे क्यों प्रेजेंट है? क्योंकि प्लांट कंटिन्यूसली ग्रोथ करता रहता है ना। ह्यूमन के अंदर तो ऐसा नहीं है कि हम ग्रो ही करे जा रहे, रुक ही नहीं रहे। प्लांट के अंदर अनकंट्रोल ग्रोथ होती है, वो ग्रो करता रहता है। ह्यूमंस के अंदर ग्रोथ रुक जाती है एक टाइम के बाद। ठीक है, तो इनकी एपिकल मेरिस्टेम। इंटरकैलरी मेरिस्टेम ये देखो बीच में प्रेजेंट होता है और जो साइड में प्रेजेंट है वो लेटरल मेरिस्टेम। तो ये सब मेरिस्टेम के पार्ट हो गए बेटा। अब इसी तरीके से सेकेंडरी मेरिस्टेम आ जाएगा। सेकेंडरी मेरिस्टेम किससे डेवलप है? प्राइमरी परमानेंट टिश्यू से, बाय द प्रोसेस ऑफ डी डिफरेंशिएशन। जब प्राइमरी परमानेंट टिश्यू ही डी डिफरेंशिएट हो जाएगा तो सेकेंडरी मेरिस्टेम बन जाएगा। सेकेंडरी मेरिस्टेम बाद में बनता है प्राइमरी मेरिस्टेम से। बाय द एक्टिविटी ऑफ सेकेंडरी मेरिस्टेम सेकेंडरी ग्रोथ होती है। प्राइमरी ग्रोथ हो रही है मतलब पहली ग्रोथ हो रही है, प्राइमरी प्लांट बॉडी बन रही है, नई पहली प्लांट बॉडी बन रही है। सेकेंडरी ग्रोथ हो रही है यानी उसके बाद की चौड़ाई लंबाई बढ़ रही है, गिर्थ बन रही है। जैसे आपने देखा ना, लकड़ी जो बनती है जब नया प्लांट आता है तब लकड़ी नहीं बनती। लकड़ी कब बनती है? जब प्लांट मैच्योर हो जाता है, सेकेंडरी ग्रोथ होती है। तो सेकेंडरी ग्रोथ सेकेंडरी मेरिस्टेम की वजह से होती है। और सेकेंडरी ग्रोथ में क्या होता है? तना बनता है, स्टेम बनती है, लकड़ी बनती है मोटी। ठीक है, जैसे कि इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम इन डाइकॉट स्टेम, वेस्कुलर कैम्बियम या कॉर्क कैम्बियम इन डाइकॉट रूट। अभी ये देखो मैं आपको दिखाऊंगी बेटा, ये जो अंदर एक रिंग बन रही है दिस इज कैम्बियम, ये देखो है ना, जाइलम फ्लोएम के बीच में बन रही है फेसिकुलर कैम्बियम। इन दोनों के दूसरे मतलब वेस्कुलर बंडल के बीच में बन रही है इंटर फेसिकुलर कैम्बियम, बीच में बन रही है तो इसको ही मैं इंट्रा फेसिकुलर कैम्बियम भी बोल दूंगी। तो इंट्रा इंटर इंट्रा इंटर इंट्रा इंटर इंट्रा इंटर इंट्रा इंटर इंट्रा इंटर इंट्रा इंटर, इस तरीके से कैम्बियम का फॉर्मेशन होता है, यानी लकड़ी अब इस तरीके से ग्रोथ देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये क्या बात हो गई बेटा? कैम्बियम की। तो कैम्बियम हमेशा सेकेंडरी ग्रोथ से ही डेवलप होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो बेटा, जो प्रो मेरिस्टेम है वो आगे चल के क्या बनाता है? प्राइमरी मेरिस्टेम। प्राइमरी मेरिस्टेम में डी डिफरेंशिएशन होता है तो प्राइमरी परमानेंट टिश्यू बनता है। प्राइमरी परमानेंट टिश्यू में डी डिफरेंशिएशन होकर सेकेंडरी मेरिस्टेम बनता है, फिर इसमें दोबारा से री डिफरेंशिएशन होकर सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू बनता है। तो ये एक सीक्वेंस है, ये एक पैटर्न है जो अपने को पता होना चाहिए। ठीक है, अब अगर मेरिस्टेम की लोकेशन के या पोजीशन के बेसिस पे बात करूं तो पोजीशन के बेसिस पे इसको 3 प्रकार में डिवाइड किया है। सबसे पहले एपिकल मेरिस्टेम, फिर दूसरा इंटरकैलरी मेरिस्टेम और फिर तीसरा लेटरल मेरिस्टेम, है ना। मैंने आपको ये तीनों ही एक पिक्चर के अंदर दिखा दिए, एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल मेरिस्टेम। ठीक है, तो एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले प्राइमरी मेरिस्टेम की बात करेंगे, एपिकल मेरिस्टेम प्राइमरी मेरिस्टेम का ही एक तरीके का पार्ट है। ये रूट या शूट के टिप पे पाया जाता है ना। जब भाई प्लांट का ऐसे शूट का टिप बना दो, बिल्कुल टिप पे पाया जाएगा, एपिकल, है ना। अब जो रूट्स होंगी इन रूट्स के टिप पे पाया जाएगा। ठीक है, तो हमेशा ये कहाँ पे पाया जाएगा? रूट और शूट के टिप पे पाया जाएगा। ये प्राइमरी टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं जो कि लेंथ बढ़ाते हैं। कॉमन सी बात है, इसकी वजह से ऊपर, इसकी वजह से नीचे। यानी प्लांट की लेंथ कौन बनाता है? प्राइमरी ग्रोथ कौन कराता है? एपिकल मेरिस्टेम। इसका एग्जाम्पल है रूट एपिकल मेरिस्टेम और शूट एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम की बात होगी। इंटरकैलरी ये भी एक प्रकार का प्राइमरी मेरिस्टेम है, लेकिन ये हमने पढ़ा था बेटा मॉर्फोलॉजी के अंदर, है ना। जैसे मैं ये प्लांट बना दूँ, इसके अंदर नोड्स होती हैं, इंटर नोड्स होती हैं, है ना। तो नोड्स के बीच का डिस्टेंस इंटर नोड,
है ना। तो अब देखो क्या लिखा है, इट इज फाउंड एट द बेस ऑफ इंटरनोड, इंटरनोड के बेस पे पाया जाएगा। लीफ इन अ मोनोकॉट, मोनोकॉट लीफ के अंदर भी पाया जाता है, जैसे कि ग्रासेस, बैम्बू, शुगर केन। आपने देखा होगा ना, हम घास को काट देते हैं, घास फिर से उग जाती है ना। जो जानवर खाते हैं जड़ से थोड़ी घास को खाते हैं, ऊपर ऊपर की घास को उतर जाता है ना। तो जब वो खा जाता है तो उनकी लीव्स के बिल्कुल बेस पे इंटरनोड्स, इंटरकैलरी मेरिस्टेम प्रेजेंट होता है, तो दोबारा से ग्रास की ग्रोथ हो जाती है ना। तो ये अपने को ध्यान रखना है, इसलिए ग्रास, बैम्बू, शुगर केन के अंदर पाया जाता है। ये बिटवीन मैच्योर टिश्यूज के बीच में पाया जाएगा। इसका फंक्शन क्या होता है, ये भी प्लांट ऑर्गन की लेंथ को इंक्रीज कराता है, और जो ग्रेज पार्ट होता है, जैसे घास खा लिया, बैम्बू तोड़ दिया, तो जो मतलब जैसे जानवर चरने आ जाते हैं ना, हम नॉर्मल भाषा में तो यही बोलते हैं, तो जब ग्रेजिंग करते हैं, ग्रेज कर देते हैं, तो उन प्लांट की रीजनरेट करवाना ग्रोथ, है ना, वो किसका काम होता है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम का ही होता है। एपिकल और इंटरकैलरी मेरिस्टेम दोनों ही प्राइमरी होते हैं, क्योंकि ये पहले बन जाते हैं और प्राइमरी प्लांट बॉडी बनाते हैं। जैसे आप बैम्बू के अंदर देख सकते हो बेटा, ये नोड्स, ये नोड्स, ये नोड्स, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। देखो नोड्स के बेस में जो प्रेजेंट है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। नोड 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 के बीच में इंटरनोड, नोड नोड के बीच में इंटरनोड, नोड नोड के बीच में इंटरनोड। ठीक है, तो इंटरनोड के बेस पे प्रेजेंट होता है। देखो यहाँ पे भी वही है। ठीक है, तीसरा हम बात करेंगे लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मतलब देखो, जैसे ह्यूमन बॉडी के अंदर हम हाथ कैसे, हमारी बॉडी के लेटरल है ना, ये वेंट्रल, ये डॉर्सल, ये लेटरल। तो इसी तरीके से प्लांट के भी लेटरल, यानी लेटरल साइड में, दोनों साइड में प्लांट बॉडी के क्या प्रेजेंट होते हैं, लेटरल मेरिस्टेम। देखो यहाँ पे दे रखा है, दिखाया था ना मैंने आपको, ये देखो साइड में प्रेजेंट है, ये दे, है ना, साइड में प्रेजेंट है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, लेटरल मेरिस्टेम बोलेंगे, है ना जी। ये देखो, लेटरल मेरिस्टेम अकर ऑन द लेटरल साइड ऑफ द प्लांट ऑर्गन। अब लेटरल मेरिस्टेम की एक्टिविटी क्या होगी, देखो एपिकल मेरिस्टेम तो ऐसे ग्रोथ बढ़ा रहे हैं, ये साइड में प्रेजेंट है तो साइड वाइज ग्रोथ बढ़ाएगा, यानी इसकी थिकनेस बढ़ाएगा, प्लांट की गर्थ बढ़ाएगा, थिकनेस बढ़ाएगा। जितने भी सेकेंडरी मेरिस्टेम होंगे वो सब लेटरल मेरिस्टेम होंगे। लेटरल मेरिस्टेम दोनों प्राइमरी और सेकेंडरी ओरिजिन दोनों के हो सकते हैं, लेकिन मेनली सेकेंडरी ओरिजिन के होते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि जैसे इंटरफेसिकुलर कैम्बियम की बात करें तो वो प्राइमरी मेरिस्टेम से अराइज हुआ है, लेकिन ज़्यादातर वैस्कुलर कैम्बियम जो है, यानी इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम्स जो है या कॉर्क कैम्बियम जो है, वो बाद में परमानेंट टिश्यू से बने हैं, इसलिए हम उन्हें सेकेंडरी ओरिजिन बोलेंगे। तो देखो लेटरल मेरिस्टेम में भी दोनों प्रकार आ गए, प्राइमरी ओरिजिन और सेकेंडरी ओरिजिन। जो पहले बन गया वो प्राइमरी ओरिजिन, जो बाद में बन गया वो सेकेंडरी ओरिजिन। ठीक है, पहले जो बन गया प्राइमरी, बाद में जो बना सेकेंडरी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब बात करेंगे परमानेंट टिश्यू की, कि कौन से परमानेंट टिश्यू होता है। अभी तो हमने बात करी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की, जो कंटिन्यूअसली डिवाइड करते रहेंगे। अब जो डिवाइड नहीं कर रहा है वो परमानेंट हो गए, तो अब हम बात करेंगे परमानेंट टिश्यू की। परमानेंट टिश्यू जो होते हैं ये ऐसे सेल से मिलकर बने होते हैं जिनके पास डिवीजन ऑफ पावर टेम्परेली खत्म हो चुकी है या परमानेंटली ही लॉस्ट हो चुकी है। दे आर फॉर्म्ड, ये डिवीजन होने के बाद जब डी डिफ्रेंसिएशन हो जाता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का, तब बनते हैं। तो द सेल ऑफ परमानेंट टिश्यू डू नॉट जनरली डिवाइड फर्दर, यानी अब ये डिवाइड होके मैच्योर होके रुक गए हैं, अब ये और डिवाइड नहीं करेंगे, तभी तो ये परमानेंट हो गए। एक सेल वो है जो कंटिन्यूसली डिवाइड कर दी जा रही है मेरिस्टेमेटिक, एक वो है जो डिवाइड कर रही है और अब रुक गई है, अब आगे डिवाइड नहीं करेगी, इसको हम बोलेंगे परमानेंट टिश्यू। ठीक है, जैसे यहाँ पे समझ सकते हो, परमानेंट इनकी सेल्स जो होती है वो लिविंग भी हो सकती है और डेड भी हो सकती है। तो परमानेंट टिश्यू 3 टाइप के होंगे, सिंपल टिश्यू जिसको हम होमोजेनस टिश्यू भी बोल सकते हैं, कॉम्प्लेक्स टिश्यू इसको हम हेट्रोजेनस टिश्यू भी बोल सकते हैं, और स्पेशल टिश्यू अक्सर ये सिक्रीटरी टिश्यू होते हैं, यानी कुछ ना कुछ सिक्रीट करते रहते हैं। तो अगर मैं परमानेंट टिश्यू की बात करूं कि कितने प्रकार के होंगे, तो मेनली 2 प्रकार के होते हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स टिश्यू। हम इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे अभी। ठीक है,
सिंपल टिश्यू की बात करते हैं। सिंपल टिश्यू देखो हमने एक एक करके पढ़ेंगे ना, सिंपल, कॉम्प्लेक्स और स्पेशल टिश्यू। तो हमारे को मेनली इन पे ध्यान देना है, सिंपल टिश्यू और कॉम्प्लेक्स टिश्यू पे। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे सिंपल टिश्यू की। सिंपल टिश्यू होमोजेनस टिश्यू होते हैं, ये स्ट्रक्चरली सिमिलर है ना, होमो मतलब सेम होता है, तो यानी सेम ही टाइप की सेल से मिलके बनेंगे, या यूं बोलो कि सिर्फ एक ही टाइप की सेल से मिलके बनेंगे जो कॉमन फंक्शन परफॉर्म करता है, उसको हम बोलते हैं सिंपल टिश्यू। सिंपल टिश्यू भी 3 प्रकार के हैं, पेरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। मैम ये तो हम 9-10 से पढ़ते हुए आ रहे हैं। एग्जैक्टली वही चीजें हैं ये, है ना, कुछ कुछ बेसिक चीजें। तो देखो अगर हम एक ही टेबल के अंदर इसको पढ़ ले तो कैसे पढ़ेंगे? सबसे पहला इधर हम पढ़ेंगे पेरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा का नेचर लिविंग होता है और ये भी सिंपल परमानेंट टिश्यू है। ये लिविंग होता है लेकिन मैकेनिकल टिश्यू का काम करता है, और ये कैसा होता है? डेड होता है। ये दोनों लिविंग और वो डेड। सेल वॉल इसकी पतली होती है और सेल्यूलोज की मिलके बनी होती है। इनकी सेल वॉल पतली तो होती है लेकिन अनइवनली थिकन्ड है, कहीं कहीं से मोटी है, कहीं कहीं से पतली है, जैसे आप यहाँ देख सकते हो। ये तो पेरेन्काइमा की होगी, यहाँ देखो आप, कहीं कहीं से मोटी है, कहीं कहीं से पतली है, कहीं कहीं से मोटी है। ये देखो इस वाले रीजन में कॉर्नर्स पे अक्सर आप देखोगे कॉर्नर पे थिक ज्यादा हो जाती है तो इसे हम क्या बोलेंगे? कॉलेन्काइमा, है ना। तो कॉलेन्काइमा अनइवनली थिकन्ड होती है, मेनली एट कॉर्नर विद सेल्यूलोज और पेक्टिन। ये यूनिफॉर्मली थिक होती है और लिग्निफाइड होती है, यानी लिग्निन जब इकट्ठा हो जाता है तो सेल जो होती है अक्सर डेड हो जाती है। तो ये डेड सेल होती है और इसमें भी कहीं ज़्यादा कहीं कम, यहाँ पे इक्वली यूनिफॉर्मली पूरे में एक जैसे ही लिग्निन का डिपोजिशन हो जाता है। सेल शेप कैसी होती है? आइसोडायमेट्रिक होती है, सेम साइज की होती है, राउंड या ओवल होगी। ये अक्सर इलोंगेटेड और टेपर्ड एंड देखने को मिलती है। ये भी लॉन्ग और नैरो विद टेपर्ड एंड। टेपर्ड एंड अक्सर इन्हें हम बोलते हैं जिनके एंड्स दोनों तरफ से क्लोज होते हैं या पॉइंटेडली क्लोज्ड होते हैं, उसे हम बोलेंगे। इंटरसेल्यूलर स्पेस, इनके बीच में थोड़ा थोड़ा सेल्स के बीच में स्पेस देखने को मिलता है। इनके अंदर स्पेस या तो एब्सेंट होगा और अगर होगा तो बहुत कम होगा, है ना, ऐसे बहुत कम। और इनके अंदर स्पेस तो ना के बराबर है, हो ही नहीं सकता है ऐसे सेल्स बिल्कुल, ठीक है, एब्सेंट होते हैं, कंपैक्ट होते हैं। इनका फंक्शन होता है अक्सर स्टोरेज करने का, फोटोसिंथेसिस, सिक्रीशन करने का। इनका काम होता है मैकेनिकल सपोर्ट करने का, और ये भी मैकेनिकल। अब डेड है तो अक्सर ज़्यादातर चीज़ें या तो हैवी होती है या डेड होती है, वो सपोर्ट का ही काम करती है, प्रोटेक्शन का ही काम करती हैं, ठीक है। जैसे इसके कॉर्नर पे ज़्यादा थिकनेस है तो भी ये सपोर्ट का काम करेगा, उधर वो तो बिल्कुल ही डेड है, वो तो ज़्यादा ही सपोर्ट का काम करेगा, ठीक है। लोकेशन, कॉर्टेक्स, पिथ, मेसोफिल, मैं आपको सब समझा दूंगी कि क्या होते हैं ये, कैसे कैसे मिलता है, यहाँ पाए जाते हैं। एपिडर्मिस इन डाइकोट स्टेम और पेट्यूल के लीफ में। आपने देखा होगा बेटा पेड़ की पत्ती की जो है ना, पत्ती की जो डंडी होती है ये वाली, इसके अंदर अक्सर कॉलेन्काइमा देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि ये पत्ती की वजह से ये आगे वाले पूरे ब्लेड को, लेमिना को सपोर्ट करके रख रहा है, जिसकी वजह से लीफ जो है फ्लटर कर रही है। तो ये आपको थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ये कहाँ पाया जाएगा? वेन्स ऑफ लीफ, हार्ड पार्ट जितने भी, जैसे अखरोट होते हैं, अखरोट का बाहर का पार्ट है ना, या फिर मूंगफली के बाहर जो भी हार्ड पार्ट होते हैं, नट्स होते हैं, वो सब इसी से मिलके बने होते हैं। मॉडिफिकेशन आप इसमें देखेंगे, क्लोरेन्काइमा, एरेन्काइमा, बहुत सारे टाइप के होते हैं। जैसे क्लोरेन्काइमा, इसमें क्लोरोप्लास्ट होगा, फोटोसिंथेटिक होगा। एरेन्काइमा नाम से पता चल रहा है कि एयर स्पेस होगा जो कि बायंसी प्रोवाइड करेगा। स्टोरेज पेरेन्काइमा होगा जो वाटर और फूड को स्टोर करके रखेगा। ये एंगुलर होंगे, कॉर्नर से थिक होते हैं, जिसकी वजह से ये क्या करते हैं बेटा? मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। लेमिनार होते हैं, थिक एंड टेंजेंशियली थिक होंगे, और ल्यूनार होंगे जो जिसके अंदर एयर कैविटी प्रेजेंट देखने को मिलेगी। इनके एग्जाम मॉडिफिकेशन में फाइबर्स होंगे जो सपोर्ट करेंगे, स्क्लेरिड्स होंगे जो स्टोन सेल होंगे, हार्डनेस प्रोवाइड करेंगे। आपने देखा ना अखरोट का बाहरी स्ट्रक्चर कितना ज़्यादा टफ होता है, या फिर मूंगफली का बाहर वाला स्ट्रक्चर जो होता है ऐसा लगता है स्टोन से मिलके बना है ना, थोड़ा टफ होता है, हार्ड टफ होता है ना। और अखरोट का तो बहुत ही ज़्यादा टफ होता है ना। देखा होगा अक्सर क्या करते थे, घर के गेट के बीच में अखरोट लगाया और गेट दबा दिया, फिर वो अखरोट टूटता था, है ना। दांत से तो कुछ कुछ होता है जो सॉफ्ट सॉफ्ट टूट जाते हैं, लेकिन जो बिल्कुल थिक होता है उन्हें तो दीवार गेट के बीच के अंदर है ना तोड़ना पड़ता है। हमने तो ऐसे ही करा है भाई, ठीक है। लिविंग होंगे या डेड होंगे? ये लिविंग होंगे, ये लिविंग होंगे और ये डेड होंगे, ठीक। चलिए अब
हमने क्या पढ़ना था, एक तो सिंपल परमानेंट टिश्यू है ना, सिंपल परमानेंट टिश्यू में हमने 3 पढ़ लिए, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। अब बारी है बेटा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की। तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो होता है ये कॉमन सी बात है, हेट्रोजीनस है। हेट्रो मतलब डिफरेंट है ना, सेम बट डिफरेंट। क्यों है टिश्यू, लेकिन डिफरेंट सेल से मिलके बने हुए हैं, है ना, या ये बोलो एक से ज़्यादा टाइप के सेल से मिलके बने हैं, ये डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से मिलके बने हैं और एक साथ काम करते हैं एज अ यूनिट। इस टाइप के टिश्यू को हम कॉम्प्लेक्स टिश्यू बोलते हैं और इसीलिए ये हेट्रोजीनस नेचर का है, क्योंकि डिफरेंट सेल्स या सेल टाइप से मिलके बने हुए हैं। कॉम्प्लेक्स टिश्यू जो होते हैं अक्सर एब्सेंट होंगे आपके गेमिटोफाइट्स के अंदर। कॉम्प्लेक्स टिश्यू को हम वैस्कुलर टिश्यू या फिर कंडक्टिंग टिश्यू भी बोलते हैं। और जैसे ही मैंने कंडक्टिंग नाम लिया होगा आपके दिमाग में सबसे पहले क्या होगा, जब मैंने वैस्कुलर बोला होगा तब आपके दिमाग में क्या होगा, जाइलम और फ्लोएम, है ना। यस गाइस, जाइलम और फ्लोएम ही वैस्कुलर टिश्यूज होते हैं। तो ये देख लो, कॉम्प्लेक्स टिश्यू कितने प्रकार के हैं, 2 प्रकार के हैं, जाइलम, फ्लोएम। अब जाइलम फ्लोएम जितने सरल दिख रहे हैं ऐसे नहीं है, जाइलम और फ्लोएम के अंदर दोनों के अंदर 4 पार्ट होते हैं। जैसे इसके अंदर होंगे वेसल, जाइलम की अगर बात करूं, वेसल, ट्रैकीड, जाइलम फाइबर, जाइलम पैरेन्काइमा, ठीक है। ट्रैकीड फ्लोएम की बात करेंगे तो इसके अंदर होंगे सीव सेल्स, सीव कंपेनियन ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, और सेम फ्लोएम फाइबर और फ्लोएम पैरेन्काइमा। फ्लोएम फाइबर, जाइलम फाइबर, फ्लोएम पैरेन्काइमा, जाइलम पैरेन्काइमा, ये दोनों में सेम है। मेन डिफरेंस कौन है, ये ट्रैकीड वेसल, सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल्स, ठीक है। तो आ जाओ एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले जाइलम के बारे में, मैंने आपको बोला था ना नगेली वर्ड याद रखना बच्चों। तो देखो नगेली सर ने बेटा जाइलम, द टर्म जाइलम वाज कॉइन्ड बाय नगेली। इसका मेन फंक्शन क्या होता है, जाइलम का मेन फंक्शन होता है खाना और वाटर और मिनरल। खाने को तो ट्रांसपोर्ट करेगा फ्लोएम, पानी और मिनरल को ट्रांसपोर्ट कौन करेगा, जाइलम। तो ये कहाँ से कहाँ जाइलम वो करेगा। अब कॉमन सी बात है, पानी कहाँ से एब्जॉर्ब होगा, है ना, प्लांट है ये बच्चा, है ना, ये रहा प्लांट, है ना, ये रीस्पेड लीव्स, ब्रांचेस। लीफ में बनता है खाना। खाना कैसे बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलके C6H12O6 बनाते हैं, है ना, ग्लूकोज बनाते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो आ गई हवा से, है ना, पानी कहाँ से आएगा, पानी ये रूट से आएगा, ये जड़ें सॉइल के अंदर पानी को एब्जॉर्ब करती है। तो पानी एब्जॉर्ब कहाँ से होता है, नीचे से आता है ऊपर की तरफ, और खाना ऊपर से नीचे की तरफ आता है ना। खाना तो हर डायरेक्शन में जाएगा जहाँ जहाँ ज़रूरत है। तो वाटर कहाँ से कहाँ मूव करेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में, फ्रॉम रूट टू स्टेम टू लीव्स। साथ ही साथ ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करेगा प्लांट को, और एफिशिएंट वाटर कंडक्शन कराने के लिए जो जाइलम के एलिमेंट्स होते हैं वो अक्सर डेड होते हैं। सपोज अगर वो जिंदा हो गए, है ना, अब देखा है ना आजकल बेटा जरा सा काम कराने के लिए, है ना, कोई बीच का अगर बिचौलिया होता है तो वो पैसे लेता है। अब सपोज मान लो भाई तुम ब्लिंकिट करते हो, जोमेटो करते हो, स्विगी करते हो, जेप्टो करते हो, है ना, तो वो क्या कर रहे हैं, आपका उधर से लेके यहाँ तक का ट्रांसपोर्टेशन करा रहे हैं, है ना, तो वो चार्ज कर रहे हैं ना उस चीज़ के लिए कि भाई हम आपका काम कर रहे हैं। इसी तरीके से अब ये पैसे तो चार्ज करेंगे नहीं कि भाई हम आपका पानी ऊपर तक लेके जा रहे हैं, चलो पैसे दो हमें। अब वो क्या करेंगे, खुद यूज़ कर सकते हैं, भाई लिविंग है ना, तो अपना खाना पानी ले सकते हैं। तो अब इसीलिए, क्योंकि अगर आपको अच्छा कंडक्शन कराना है, इन्हें डेड कर दो, डेड कर दोगे तो खुद को वाटर एब्जॉर्ब भी नहीं करेंगे। लॉजिक देखा। तो यही जाइलम एलिमेंट्स होते हैं डेड होते हैं, यानी इनके अंदर प्रोटोप्लाज्म नहीं होता। डेड जाइलम टिश्यू जो होते हैं ये ज़्यादा डेवलप्ड होते हैं जीरोफाइट्स में। जीरोफाइट्स कौन से होते हैं, जो ड्राई प्लांट है। अब भाई कॉमन सी बात है, ऐसी जगह पे है पानी वानी कम है, तो उस जगह पे पानी ट्रांसपोर्ट कर रहा है, बच्चा कुछ पानी भी अगर जाइलम पी जाएगा तो लीफ तक क्या ही पहुंचेगा। तो अक्सर इनके अंदर तो ज़्यादातर डेड देखने को मिलते हैं। डेड जाइलम टिश्यूज आर मोर डेवलप्ड इन जीरोफाइट्स, ड्राई प्लांट में, बट पुअरली डेवलप्ड इन हाइड्रोफाइट्स। अब हाइड्रोफाइट्स में पानी ही पानी है, तो क्या जरूरत है, थोड़ा बहुत पी भी लेगा तो क्या ही दिक्कत है। समझ रहे हो, नेचर ने सब कुछ बैलेंस तरीके से बनाई है चीज़ें। एक्वेटिक प्लांट्स,
ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन के बेसिस पे जाइलम को दो प्रकार में डिवाइड किया है, एक तो प्राइमरी जाइलम और सेकेंडरी जाइलम। प्राइमरी जाइलम वो जाइलम होते हैं जो पहले बनते हैं, तो प्रोकैम्बियम ड्यूरिंग वैस्कुलराइजेशन, है ना, अभी मैं समझाऊंगी इसको। ये लाइफ, प्लांट की लाइफ में सबसे पहले फॉर्म होते हैं। इसके बेसिस पे दो पार्ट इसमें डिवाइड किए गए हैं, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम। प्रोटोजाइलम पहले बने हैं, छोटे होंगे और लेस लिग्निफाइड होंगे। मेटाजाइलम बाद में बनेंगे, बड़े बड़े होंगे और ज्यादा लिग्निफाइड होंगे, यानी लिग्निन उनमें प्रेजेंट होगा। तो ये बात हो गई प्राइमरी जाइलम की। प्राइमरी जाइलम के दो पार्ट हो गए, लेकिन प्राइमरी जाइलम के बाद जो बना वो क्या बना, सेकेंडरी जाइलम। ये वैस्कुलर कैम्बियम बनाता है। मैंने आपको बताया था कैम्बियम बनेगा बेटा, जैसे ये फ्लोएम, ये जाइलम, इनके बीच में भी इधर सेकेंडरी ग्रोथ होगी और कैम्बियम बनेगा। तो ये देखो किससे बनेगा, प्रोकैम्बियम से बनेगा ड्यूरिंग वैस्कुलराइजेशन। ये किससे बनेगा, वैस्कुलर कैम्बियम से बनेगा जब सेकेंडरी ग्रोथ होगी। तो सेकेंडरी हमेशा बाद में बनेगा, प्राइमरी यानी पहले बना होगा, तो पहले किससे बना होगा, प्रोकैम्बियम से। तो कॉमन सी बात है, वैस्कुलराइजेशन में प्रोकैम्बियम से बना होगा, है ना। ये पहले बना, इसके दो टाइप है, प्रोटोजाइलम जो पहले बन गए, छोटे बने और लेस लिग्निफाइड थे। मेटाजाइलम जो बाद में बने, बड़े थे और ज्यादा लिग्निफाइड थे। फिर इसके बाद बने आपके सेकेंडरी जाइलम। सेकेंडरी जाइलम वैस्कुलर कैम्बियम से बने सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान, और जब ये बने तो इसकी गिर्थ, स्टेम की रूट की गिर्थ बढ़ने लगी, यानी चौड़ाई बढ़ने लगी, विड्थ बढ़ने लगी, है ना। जब तक बेटा प्लांट सेकेंडरी ग्रोथ तक नहीं आता, है ना, जैसे ह्यूमंस के अंदर, अब तुम प्यूबर्टी पे आते हो, तुम्हारी जवानी आती है, दाढ़ी मूछ आती है ना, कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं, वैसे ही जब ये अपनी जवानी पे आते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ पे आते हैं, है ना, तो इनकी चौड़ाई बढ़ती है, विड्थ बढ़ती है ना। देखा नहीं, डोले शोले बनने लग जाते हैं भाई। तो वैसे ही इनके अंदर भी गिर्थ बढ़ती है, यानी विड्थ बढ़ जाती है स्टेम और रूट्स की। ये डिवाइड नहीं होते प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम में जैसे ये हो जाते हैं, ठीक है। तो ये किसकी बात हो गई बेटा आपकी, ये बात हो गई हमारे जाइलम की। तो जाइलम में प्राइमरी जाइलम के दो पार्ट, और सेकेंडरी जाइलम कोई डिवीजन नहीं करेगा, वो अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट है, ठीक है। चलो, देखा ना बेटा आपने, बचपन में बहुत सारे दोस्त होते हैं, जैसे जैसे हम बड़े होते चले जाते हैं ना, कोई दोस्त नहीं रहता। ऐसे बचपन में इसने डिवीजन कर लिए, दोस्त वोस्त बना लिए। सेकेंडरी ग्रोथ में कोई दोस्त नहीं, अकेला कोई डिवीजन नहीं होता, ठीक। चलो, अब जाइलम के बेटा 4 डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं, 3 डेड एलिमेंट होते हैं और एक लिविंग एलिमेंट होता है। डेड एलिमेंट कौन से, ट्रैकीड हो गए, वेसल को ट्रैकेई बोलते हैं, ट्रैकीड्स अलग है, ट्रैकेज अलग है, ठीक है। और जाइलम फाइबर, ये तीनों कैसे हो गए, डेड हो गए। और पैरेन्काइमा लिविंग टिश्यू है, स्टोरेज का काम करता है, तो इसके अंदर लिविंग एलिमेंट भी होगा। तो चलो एक एक करके पढ़ लेते हैं ट्रैकीड के बारे में। ट्रैकीड डेड लिग्निफाइड होते हैं, इलोंगेटेड होते हैं, नैरो ल्यूमेन इनके अंदर देखने को मिलता है। देखो अब आपको ध्यान रखना है, मैंने आपको ट्रैकीड और वेसल्स दोनों दिखाए हैं। ये देखो, ये ट्रैकीड्स हैं और ये वेसल है, ठीक है। बड़ा ल्यूमेन वाला कैसा होगा, वेसल होगा। इनके एंड्स जो होते हैं दोनों तरफ से बंद होते हैं, टेपर्ड होते हैं। इनकी वॉल्स थिक होती है, लिग्निफाइड होती है और बॉर्डर्ड, इनके पास जो पिट्स होंगे उसमें भी बॉर्डर होंगे, स्पेशली जिम्नोस्पर्म के अंदर। ये कहाँ पाए जाएंगे, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म्स में पाए जाएंगे। परफोरेशन होगा, इनकी जो एंड वॉल होगी उसके अंदर, है ना, इस तरीके से पिट्स होते हैं। तो एंड वॉल इम्परफोरेटेड होती है, इनमें कोई ओपनिंग नहीं होती, खाली सिर्फ गड्ढे होते हैं। एक होती है ओपनिंग, देखो ओपनिंग यानी आर पार हो जाएगी चीज, पिट्स होंगे यानी गड्ढे होंगे, पीछे से क्लोज होंगे, ठीक। सेल कैसी होगी, यूनिसेल्युलर एलिमेंट होंगे और पानी का कंडक्शन कराएंगे और मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। मैक्सिमम बॉर्डर्ड पिट होंगे, यानी वो जो गड्ढे होंगे उनमें चारों तरफ लिग्निफाइड होंगे वो पिट्स, ठीक है। और ये अक्सर जिम्नोस्पर्म के अंदर देखने को मिलते हैं, ठीक। देखो ये बहुत सारे प्रकार के होते हैं, जैसे एनुलर हो सकते हैं, स्पाइरल हो सकते हैं, स्कैलीफॉर्म हो सकते हैं, रेटिकुलेट हो सकते हैं और पिटेड हो सकते हैं। तो डिफरेंट टाइप ऑफ थिकनिंग ट्रैकीड और वेसल्स की वॉल में देखने को मिलती है। अक्सर एनुलर और स्पाइरल प्रोटोजाइलम के ही पार्ट होते हैं और रेटिकुलेट और पिटेड मेटाजाइलम के। तो देख लो, पिट्स मतलब अनलिग्निफाइड एरिया ऑन लिग्निफाइड वॉल, आप ऐसे समझ लो ये एक एरिया है, ओहो आप ऐसे समझ लो
ये एक एरिया है, क्यों हो रहा है ये ऐसा, ठीक है, ये एक एरिया है, ठीक, यहाँ पे सेल वॉल थी, ठीक, तो वो वाला एरिया, ये गड्ढा बन गया ना एक तरीके से, ये गड्ढा बन गया, पिट बन गया, है ना, तो ये वो वाला एरिया जो अनलिग्निफाइड है, पिंक कलर का क्या है, लिग्निन, लिग्निन का डिपोजिशन जहाँ नहीं है वो पिट्स बन गए, ठीक। तो देखो लिग्निफाइड अलाउ वाटर मूवमेंट, यहाँ से वाटर मूवमेंट हो सकता है। एनुलर और स्पाइरली ये पहले बन जाता है, फ्लेक्सिबल होता है यंग ऑर्गन में, ये वाले, और पिटेड और रेटिकुलेट ये बाद में बनता है, स्ट्रॉन्ग होता है, मैच्योर ऑर्गन्स के अंदर मिलता है। तो देखो प्रोटोजाइलम पहले बनता है, मेटाजाइलम बाद में बनता है, तो इसलिए ये पहले होंगे, अर्ली पहले बन जाएंगे एनुलर और स्पाइरल, क्योंकि ये प्रोटोजाइलम में है, तो फ्लेक्सिबल होंगे और यंग ऑर्गन्स के अंदर पाए जाएंगे। ये बाद में बनते हैं, तो ये कॉमन सी बात है, मेटाजाइलम में बन रहे हैं यानी बाद में बन रहे हैं, स्ट्रॉन्ग होंगे और मैच्योर ऑर्गन्स में पाए जाएंगे, ठीक है। तो हमारा ट्राइकिया हो गया। अब वेसल की बात करेंगे। वेसल जो होते हैं ये थोड़े से एडवांस होते हैं, ये थोड़े से एडवांस कंडक्टिंग एलिमेंट्स होते हैं, ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं ट्रैकिड के कंपैरेटिवली, लंबे होंगे, सिलेंड्रिकल होंगे, ट्यूब लाइक होंगे और थिक लिग्निफाइड वॉल्स इनके अंदर पाई जाएंगी विद अ वाइड सेंट्रल ल्यूमेन। ये वाला जो ल्यूमेन है, ये खाली एरिया वाइट वाला खाली एरिया बड़ा होगा, क्योंकि ज़्यादा पानी, जितना मोटा पाइप होगा उतना ज़्यादा पानी सप्लाई होगा ना, तो इसी तरीके से थोड़ा सा वाइड होगा, ठीक है, इसका ल्यूमेन जो होगा वाइड होगा। जैसे हम पाइप के जो बीच वाला स्पेस होता है उसको हम ल्यूमेन बोलते हैं, वैसे इसको भी हम ल्यूमेन बोलेंगे। सेल टाइप ये मल्टी सेलुलर हो सकते हैं, है ना, फॉर्म्ड बाय मेनी सेल्स, बहुत सारे सेल से मिलके बनेंगे, तो वेसल मेंबर्स कहलाए जाएंगे या वेसल एलिमेंट्स कहलाए जाएंगे। और एंड टू एंड अरेंज होते हैं कि भाई एक वेसल फिर दूसरा इससे जुड़ रहा है, फिर तीसरा जुड़ रहा है, ताकि मैक्सिमम पानी जो है सप्लाई किया जा सके। ये डेड होंगे, लिग्निफाइड होंगे, कोई प्रोटोप्लाज्म नहीं होगा, क्योंकि मेनली पानी तो यहीं से ट्रांसफर हो रहा है। ये लिविंग हो गए तो पानी यही पी जाएंगे थोड़ा थोड़ा। एंड वॉल परफोरेटेड होंगे, ठीक है, यानी वाटर को अलाउ करेंगे ताकि ये फ्रीली मूव कर सके। कनेक्शन वेसल मेंबर साथ साथ जुड़े रहेंगे, परफोरेशन करेंगे इन कॉमन वॉल, जिससे कंटिन्यूअस, देखो इस तरीके से कंटिन्यूअस वाटर कंडक्शन हो सके। वाटर और मिनरल को अपवर्ड डायरेक्शन में एफिशिएंटली लेके जाएंगे और साथ साथ प्लांट को सपोर्ट भी प्रोवाइड करेंगे ना। भाई कॉमन सी बात है, आपने देखा जितने भी पिलर बने इनके बीच में सरिये लगे हुए हैं, है ना, वो सरिये क्या कर रहे हैं, सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो बीच में से ही जा रहे हैं ना ये भी, तो ये भी सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, और ऊपर से डेड है तो सपोर्ट तो प्रोवाइड करेंगे। स्पेशल टर्म आपको यहाँ सुनने को मिलेगा, डेड सिंसीशियम। डेड सिंसीशियम मतलब बहुत सारी डेड सेल जब एक कंटिन्यूअस ट्यूब बना लेती हैं तो उसको हम सिंसीशियम बोलते हैं। इस तरीके से बहुत सारी सेल्स इकट्ठी हो जाए। एफिशिएंसी ज़्यादा एफिशिएंट है ये ट्रैकिड से, क्योंकि इसका ल्यूमेन एक तो बड़ा है और परफोरेटेड एंड है और पाइपलाइन की तरह काम करता है, पूरे बड़े से पाइप की तरह काम करता है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी सप्लाई करता है, ठीक है। तो ये बात किसकी होगी, वेसल की। तो ट्रैकिड हो गए, वेसल हो गए। अब बात करेंगे फाइबर्स की। जाइलम के फाइबर को हम वुड फाइबर भी बोलते हैं। ये या तो सेप्टेट हो सकता है या ए सेप्टेट हो सकता है। सेप्टा मतलब बीच में डिवीजन होना, यानी दो सेल के बीच में डिवीजन होना, दो सेल के बीच में डिवीजन ना होना इज एसेप्टेट। जाइलम फाइबर स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं ट्रैकिड और वेसल्स को। ये हाईली थिकन्ड वॉल होंगे और इनके अंदर जो ल्यूमेन होगा वो ऑब्लिटरेटेड होगा। ये एबंडेंटली फाउंड होंगे, ये सबसे ज़्यादा पाए जाएंगे आपके सेकेंडरी जाइलम के अंदर, और ये जनरली जिम्नोस्पर्म्स में नहीं पाए जाते। तो इसलिए जिम्नोस्पर्म में अगर ये नहीं होंगे, फाइबर्स नहीं होंगे, तो क्योंकि ये डेड होते हैं जिसकी वजह से टफनेस आती है, अब ये अगर नहीं होंगे तो ऐसी लकड़ी को हम क्या बोलेंगे, सॉफ्ट वुड स्पर्मेटोफाइट बोलेंगे। और आखिरी बचता है हमारा पैरेन्काइमा। ट्रैकिड हो गया, वेसल हो गया, फाइबर्स हो गए। देखो ऐसे ही फ्लोएम फाइबर होंगे और ऐसे ही फ्लोएम पैरेन्काइमा होगा। जाइलम पैरेन्काइमा ये लिविंग है, हम पहले ही पढ़ चुके हैं। पतली पतली वॉल होगी, थिन सेल वॉल जो होगी इसकी सेल्यूलोज की मिलके बनेगी, और इसका लिविंग है, मेन काम क्या है, फूड को स्टोर करने का। किस फॉर्म में, स्टार्च या फैट के फॉर्म में। और स्टोरेज जो होगा बाकी सब्सटेंस को भी इकट्ठा करके रख सकता है, जैसे कि टेनिन्स। टेनिन्स भी बेटा एक स्टोर सब्सटेंस होता है जो प्लांट्स के अंदर मिलता है, ठीक। एक चीज हमेशा ध्यान रखना,
फंक्शन ऑफ रे पेरेन्काइमेटस सेल्स, जिन्हें हम पेरेन्काइमा रे भी बोलते हैं, वो रेडियल कंडक्शन कराते हैं वाटर का। आपको कहीं कहीं सुनने को मिल सकता है, मतलब प्लांट का इस तरीके से तो कंडक्शन हो रहा है, साथ साथ रेडियल कंडक्शन भी कराने के लिए कुछ रे पेरेन्काइमा सेल्स प्रेजेंट होती है, जिन्हें हम जाइलम रेज भी बोलते हैं, यानी साइड में रेज निकल रही है तो साइड में वाटर सप्लाई भी किया जा सकेगा। हेड्रोम एक वर्ड होता है जो कि कंडक्टिंग पार्ट ऑफ जाइलम को हम हेड्रोम बोलते हैं। जो भी प्लांट के अंदर वाटर कंडक्शन करवा रहा है, जैसे ट्रैकिड और वेसल, मेनली तो यही दो करवा रहे हैं, तो ट्रैकिड और वेसल ये दोनों ही प्लांट का कंडक्शन करा रहे हैं, इनके इसके लिए हम इसे हेड्रोम बोलेंगे। तो ट्रैकिड एंड वेसल आर कलेक्टिवली नोन एज वाटर कंडक्शन एलिमेंट, या फिर हम इसे हेड्रोम बोलेंगे। हेड्रोम वर्ड जो है वो हेबर्टलैंड ने दिया था, उनके नाम पे रखा था कि भाई यही जो है ट्रैकिड और वेसल, सिर्फ यही दो होते हैं जो कंडक्शन करा रहे हैं, बाकी फाइबर सपोर्ट कर रहे हैं और पेरेन्काइमा स्टोरेज का काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये किसकी बात हो गई बेटा? ये बात हो गई हमारे जाइलम की। ठीक, इसी तरीके से हम बात करेंगे बेटा फ्लोएम की। अब फ्लोएम वर्ड भी नगेली सर ने दिया था, है ना? ओए होए, कुछ तो हो रहा है इसको। नगेली वर्ड किसने दिया था? ओह, फ्लोएम वर्ड किसने कॉइन किया था? नगेली सर ने। इनका फंक्शन क्या है? देखो, जाइलम का फंक्शन है वाटर कंडक्शन कराने का, फ्लोएम का फंक्शन है खाने का कंडक्शन कराने का। खाना कहाँ बनता है? किचन में। किचन कौन है प्लांट की? लीव्स। तो खाना ऊपर बनेगा और ऊपर से सब जगह जाएगा। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड मेनली फ्रॉम लीव्स टू द अदर पार्ट, भाई स्टेम को भी जाएगा, ब्रांच को भी जाएगा, रूट को भी जाएगा, सबको जाएगा। इसके ओरिजिन के टाइप पे वैसे ही बिल्कुल प्राइमरी और सेकेंडरी फ्लोएम प्रेजेंट होता है। जो प्रोकैम्बियम से बन गया वो प्राइमरी, जो वैस्कुलर कैम्बियम से बन गया वो सेकेंडरी। तो चलो प्राइमरी फ्लोएम को पढ़ लेते हैं। वैसे ही प्राइमरी फ्लोएम में भी डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग प्रोटोफ्लोएम होगा जो पहले बन गया और जिसके अंदर नैरो सीव ट्यूब्स होंगी, और मेटाफ्लोएम जो बाद में बना जिनके अंदर वाइडर सीव ट्यूब होगी। बिल्कुल वैसे ही, बस जाइलम की जगह फ्लोएम कर दो। फ्लोएम मेनली फ्लोएम रिमेन एक्टिव फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन देन जाइलम। अब फ्लोएम जो है वो अक्सर ज़्यादातर टाइम के लिए एक्टिव नहीं रहता है एज कम्पेयर टू जाइलम। जाइलम ज़्यादा एक्टिव रहता है। अब देखो, खाना हम हर टाइम नहीं खाते, लेकिन हमें प्यास ज़्यादा लगती है, तो वाटर की ज़रूरत हमें ज़्यादा पड़ती है ना? तो जाइलम जो है वो ज़्यादा एक्टिव रहता है एज कम्पेयर टू फ्लोएम। तो ये चीज़ अपन ध्यान रखेंगे। जैसे जाइलम के थे ऐसे फ्लोएम के भी 4 पार्ट या 4 एलिमेंट है। सीव ट्यूब एलिमेंट, कंपेनियन सेल, जाइलम, फ्लोएम पेरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर, एंजियोस्पर्म में। जिम्नोस्पर्म में बस हमारे को एक चीज गायब कर देनी है, सीव सेल या कंपेनियन सेल की जगह एल्ब्यूमिनस सेल्स हम बोलेंगे। ठीक है, फ्लोएम पेरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर सेम हो गया। बस एक डिफरेंस क्या है कि एंजियोस्पर्म में तो कंपेनियन सेल होती हैं और जिम्नोस्पर्म में एल्ब्यूमिनस सेल्स होती हैं। सीव सेल्स जिम्नोस्पर्म टेरिडोफाइट्स में होंगे। सीव ट्यूब एलिमेंट जो कि ज्यादा एडवांस है वो एंजियोस्पर्म में पाया जाएगा। ठीक है, चलो जी यहीं से बात कर लेते हैं सीव सेल्स या सीव ट्यूब एलिमेंट्स के बारे में। इसको हार्टिग ने डिस्कवर किया था। सीव ट्यूब्स जो होती हैं ये लंबी लंबी थिन वॉल्ड लिविंग ट्यूबुलर सेल्स होती हैं जो एंड टू एंड मिलती हैं। ठीक है, इनकी एंड वॉल जो होती है वो परफोरेटेड होती है, सीव प्लेट बनाती हैं जो कि फूड का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। साथ साथ ही कंपेनियन सेल के साथ जुड़ी होती हैं। क्यों? क्योंकि सीव सेल जब मैच्योर होती हैं तो अपना न्यूक्लियस त्याग देती हैं, और जब ये अपना कर्तव्य निभाने के लिए खुद का न्यूक्लियस त्याग देंगी तो इनका साथ देने इनका कंपेनियन आता है, कंपेनियन सेल। तो अब तुम्हारे दिमाग में आएगा कि मैम न्यूक्लियस तो है नहीं, काम कैसे करेगा? ऑफ कोर्स सीव सेल ने खाना सप्लाई करने के लिए मैक्सिमम अपना न्यूक्लियस त्याग दे कि भाई हम मेनली यही काम करेंगे, हम इसको जो है ट्रांसपोर्ट करवाएंगे खाने को। तो अब सेल की एक्टिविटी कैसे चलेगी? सेल की एक्टिविटी चलेगी कंपेनियन सेल के न्यूक्लियस से। कंपेनियन सेल का जो न्यूक्लियस है तो ये साथ साथ होती है ना? ये देखो इस तरीके से। तो कंपेनियन सेल का जो न्यूक्लियस है वो अपने कंपेनियन सेल का भी काम करेगा, साथ साथ सीव सेल का भी मेटाबॉलिकली उसको एक्टिव रखेगा। तो देयर न्यूक्लियस कंट्रोल सीव ट्यूब्स, किसका? कंपेनियन सेल का ही न्यूक्लियस सीव ट्यूब एलिमेंट्स को कंट्रोल करेगा। मैच्योर सीव ट्यूब्स लिविंग तो होती है लेकिन ई न्यूक्लिएटेड होती है।
क्योंकि वो अपना न्यूक्लियस त्याग देती है, लेकिन उनके चारों तरफ प्रोटोप्लाज्म और वैक्यूल होते हैं। वैक्यूल है स्टोरेज के लिए, साइटोप्लाज्म है, सारी मेटाबॉलिक एक्टिव है, लिविंग है, लेकिन न्यूक्लियस नहीं है। समझ रहे हो, लिविंग है लेकिन न्यूक्लियस नहीं है, ये अपने को ध्यान रखना है। अब न्यूक्लियस नहीं है तो न्यूक्लियस ही तो सेल को कंट्रोल करता है। तो अब सीव सेल का सीव सेल को कौन कंट्रोल करेगा? कंपेनियन सेल का न्यूक्लियस, तभी तो उसको कंपेनियन बोला है ना। एक ऐसा साथी जो हर है ना बुरे समय में भी साथ देता है। इसका फंक्शन क्या है? फूड का ट्रांसलोकेशन कराना, यानी फोटोसिंथेट्स को ट्रांसपोर्ट करना। एग्जाम्पल है लिविंग सिंसीशियम, फ्यूजन ऑफ कनेक्शन, यानी जब बहुत सारे लिविंग सेल आपस में फ्यूज हो जाती है तो सिंसीशियम बोलते हैं। फ्यूजन लाइक कनेक्शन, की जैसे एक तरीके से फ्यूज हो गई है। ठीक है। कंपेनियन सेल, कंपेनियन सेल पतली होती है, ये भी लिविंग है, लिविंग पैरेन्काइमेटस सेल है, और ये सीव ट्यूब एलिमेंट से क्लोजली कनेक्टेड होती है। कैसे कनेक्टेड होती है? ये सीव ट्यूब, ये कंपेनियन सेल, इनके बीच में क्या है? पिट फील्ड्स। इनकी कॉमन वॉल है ना, इनकी कॉमन वॉल में क्या होता है? पिट फील्ड्स होता है। तो दे आर कनेक्टेड बाय पिट फील्ड इन द कॉमन वॉल। ये सीव ट्यूब, ये कंपेनियन, तो इनकी कॉमन वॉल में पिट फील्ड्स होता है। हर सीव ट्यूब जो होती है वो लेटरल कंपेनियन सेल से जुड़ी हुई होती है। देखो, लेटरली, साइड वाइज। बोथ अराइज फ्रॉम वन मदर सेल, दोनों एक ही सेल से अराइज है, सीव ट्यूब एलिमेंट और कंपेनियन सेल से, इसलिए इनको क्या बोलेंगे? सिस्टर सेल। यानी ये दोनों क्या है? बहनें हैं। एक ने अपना न्यूक्लियस त्याग दिया अपना कर्तव्य निभाने के लिए, तो कंपेनियन सेल ने उसका पूरा पूरा साथ दिया। ये बड़ी, इनके पास, कंपेनियन सेल के पास बड़ा न्यूक्लियस होता है जो सीव ट्यूब के फंक्शंस को भी कंट्रोल कर लेता है। साथ साथ ये प्रेशर ग्रेडियंट को भी मेंटेन करता है, क्योंकि खाना जा रहा है तो प्रेशर तो क्रिएट हो जाएगा, तो प्रेशर के ग्रेडियंट को भी सीव ट्यूब के अंदर मेंटेन करके रखता है। जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइट्स और एल्ब्यूमिनस, जिसको हम स्ट्रासबर्गर सेल भी बोलते हैं, इसको परफॉर्म, ये सभी क्या परफॉर्म करते हैं? कॉमन फंक्शन परफॉर्म करते हैं तीनों के अंदर। देखो, मैंने क्या बोला? कंपेनियन सेल बोलेंगे हम एंजियोस्पर्म के लिए, लेकिन एल्ब्यूमिनस हम बोलेंगे जिम्नोस्पर्म के लिए। ठीक है, ध्यान रहेगा। तो ये बात किसकी होगी बेटा? कंपेनियन सेल की। देखो, यहाँ आप देख सकते हो, ये सीव प्लेट बना रही है, सीव ट्यूब से, कंपेनियन सेल सीव सेल्स को कंट्रोल कर रही है। तो एक ही सेल के दो पार्ट हो गए, कंपेनियन सेल और सीव ट्यूब। कंपेनियन सेल का ही न्यूक्लियस पूरे सेल को कंट्रोल करके रखता है। अब बिल्कुल वैसे ही, ठीक है, उधर हमने जाइलम फाइबर को क्या बोला था? वुड फाइबर। यहाँ हम फ्लोएम फाइबर को बोलेंगे बास्ट फाइबर। ध्यान रखेंगे, ये स्क्लेरेनकाइमेटस सेल से मिलके बना। अब स्क्लेरेनकाइमा डेड होते हैं, तो ये भी कैसे है? डेड है। ये लंबे लंबे और अनब्रांच्ड होते हैं और पॉइंटेड निडल लाइक एपेक्स होता है, यानी इनके पॉइंट्स जो होते हैं वो बिल्कुल सुई जैसे पतले पतले कोने होते हैं। इनकी सेल वॉल जो होती है वो फ्लोएम फाइबर की जो होती है वो क्वाइट थिक होती है, यानी मोटी होती है। और ये फाइबर्स जनरली प्राइमरी फ्लोएम के अंदर देखने को नहीं मिलेंगे। किसके अंदर देखने को मिलेंगे? सेकेंडरी फ्लोएम में, क्योंकि ये फाइबर्स मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं सीव एलिमेंट्स को। और जैसे ही फाइबर्स मैच्योर हो जाते हैं, ये अपने प्रोटोप्लाज्म को छोड़ के कैसे हो जाते हैं? डेड हो जाते हैं, क्योंकि अब इनका कर्तव्य क्या है? प्रोटेक्शन। भाई देखो, प्रोटेक्शन करना है तो हम क्या करते हैं अक्सर? या तो हम लेयर्स बहुत सारी बढ़ा देते हैं, है ना, जिससे हमारे को प्रोटेक्शन मिले, या फिर उसे डेड कर दो तो वो थिक और टफ हो जाएगा, है ना। तो ये डेड होता है, तो इसलिए इनका मेन काम क्या होगा? मैकेनिकल सपोर्ट। ठीक है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। अब वो पैरेन्काइमा है, तो फ्लोएम पैरेन्काइमा। देखो, ये चीज़ ध्यान रखना, जाइलम के फाइबर्स को वुड फाइबर्स बोला था, फ्लोएम के फाइबर्स को बास्ट फाइबर बोला था। फ्लोएम पैरेन्काइमा जो होंगे, कॉमन सी बात है, पैरेन्काइमा तो लिविंग है, इलोंगेटेड है, टेपर्ड, सिलिंड्रिकल है, और डेंस साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस इनके अंदर पाया जाएगा, जो पैरेन्काइमा में होता है मेनली। ठीक है, इनकी सेल वॉल जो होती है सेल्यूलोज की मिलके बनी होती है, और पिटफील्ड्स इनके बीच में प्रेजेंट होते हैं, जो कि प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन से, है ना, ये देखो सेल और सेल दोनों में प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन इनके बीच में प्रेजेंट होते हैं, जिससे कनेक्ट कर सकते हैं। पैरेन्काइमा है, फूड स्टोर करके रखेगा, जैसे रेसिन, लेटेक्स, म्यूसिलेज। मेन फंक्शन क्या है फ्लोएम पैरेन्काइमा का? फूड को स्टोर करके रखना। और फंक्शन ऑफ फ्लोएम रेज, बिल्कुल वैसे ही रेज। रेज अगर आ गया यानी रेडियली डायरेक्शन में, साइडवाइज डायरेक्शन में, है ना, इस तरीके से रेडियल डायरेक्शन में,
खाने को सप्लाई करना। वाटर का भी साइड वाइज भी ऐसे थोड़ी बस सीधे सीधे अपने डायरेक्शन में जाना, भाई जिसको ज़रूरत है साइड में उधर भी देते जाना। तो ऐसे ही जाइलम रेज और इसी तरीके से फ्लोएम रेज भी प्रेजेंट होती है। फ्लोएम पैरेन्काइमा इज एब्सेंट इन मोस्ट ऑफ द मोनोकोटिलिडन्स। ये ध्यान रखना, ये लाइन थोड़ी इंपॉर्टेंट है। कंडक्शन एलिमेंट फ्लोएम को हम लेप्टोम बोलते हैं। उधर हमने क्या बोला था, हेड्रोम बोला था, है ना, जैसे ट्रैकिड और वेसल को हेड्रोम बोला था, यहाँ हम कंडक्टिंग एलिमेंट को हम क्या बोलेंगे, लेप्टोम बोलेंगे। लेप्टोम वर्ड भी हेबरलैंड ने दिया था, ठीक है। ये भी किसने दिया था बेटा, हेबरलैंड ने दिया था। तो अब हमारे टिश्यूज सारे हो गए, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू में भी हमने सिंपल और कॉम्प्लेक्स दोनों सभी प्रकार के टिश्यूज हम पैक कर चुके हैं, हमारा कोई टिश्यू नहीं बचा। अब बात करेंगे टिश्यू सिस्टम में, अब यानी कि ऑर्गन बनने जा रहे हैं, ठीक है। तो टिश्यू सिस्टम हायर प्लांट्स में बहुत सारे टिश्यूज सब मिलके एक यूनिट की तरह और स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं कि भाई आओ सारे सेल्स, सारी सेल्स मिलके टिश्यूज बन गए। अब सारे टिश्यूज मिलके क्या करेंगे, है ना, एक कॉमन फंक्शन परफॉर्म करेंगे, ठीक, एक एक यूनिट बनके काम करेंगे। दीज टिश्यूज, इनका ओरिजिन सेम होगा तो ये टिश्यू सिस्टम बनाएंगे। इनकी पोजीशन, स्ट्रक्चर और इनके फंक्शन के बेसिस पे वॉन सैक, जो कि एक जर्मन साइंटिस्ट थे, उन्होंने टिश्यू को 3 प्रकार में डिवाइड कर दिया। पहला एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, दूसरा ग्राउंड टिश्यू सिस्टम और तीसरा वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। हर टिश्यू सिस्टम एक कुछ ग्रुप ऑफ टिश्यू से मिलके बनेगा और एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करेगा किसी भी प्लांट का। तो अभी तो हमने टिश्यूज पढ़ लिए, अब देखना जो हमने टिश्यूज पढ़े वो सब मिलके कैसे कॉमन फंक्शन परफॉर्म करेंगे। तो शुरुआत करेंगे हम टिश्यू सिस्टम से। टिश्यू सिस्टम 3 प्रकार के हैं, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम और वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम, ठीक है। चलो जी, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम से बात करते हैं। एपिडर्मल नाम से ही पता चल रहा है, एपी मतलब अपॉन, ऊपर, डर्मल टिश्यू, है ना। एपिडर्मल टिश्यू बोलो या डर्मल टिश्यू सिस्टम बोलो, एक ही बात है। ये क्या फॉर्म करता है, आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द प्लांट बॉडी। भाई डर्मिस जैसे हम बोलते हैं ना, स्किन हमारी डर्मिस है ना, एपिडर्मल यानी सबसे बाहर वाली आउटर लेयर। अब आउटर लेयर है तो प्लांट की भी आउटर लेयर ही बनाएगा, तो ये क्या बनाएगा, आउटर मोस्ट कवरिंग बनाएगा प्लांट की। अब आउटर मोस्ट कवरिंग में एपिडर्मिस होता है, स्टोमेटा होते हैं और कुछ एपिडर्मल अपेंडेजेस होते हैं जैसे रूट के हेयर या फिर शूट के हेयर्स। इनका मेन फंक्शन होता है प्रोटेक्शन करने का। सबसे बाहर है ना तो प्रोटेक्शन करेंगे, वाटर के लॉस को प्रिवेंट करेंगे और गैसेस एक्सचेंज कराएंगे। अब हम क्या करेंगे, एपिडर्मल टिश्यू या फिर डर्मल टिश्यू के बारे में हमने पढ़ लिया। एपिडर्मिस, स्टोमेटा, एपिडर्मल अपेंडेजेस इनमें होंगे, एक एक करके सबको पढ़ेंगे, एपिडर्मिस, स्टोमेटा और एपिडर्मल अपेंडेजेस को। तो शुरुआत करते हैं एपिडर्मिस से। एपिडर्मिस एक ही लेयर होती है जो कि बहुत पास कंपैक्टली पैक्ड होती है, पेरेन्काइमेटस सेल्स की मिलके बनी होती है। जैसे ये पेरेन्काइमेटस सेल की मिलके बनी क्लोजली पैक्ड सेल को, बाहर वाली लेयर को, सिंगल बाहर वाली टाइटली पैक्ड पेरेन्काइमेटस सेल को क्या बोलेंगे, एपिडर्मिस बोलेंगे। इसके ऊपर क्यूटिकल प्रेजेंट होता है। क्यूटिकल एक वैक्सी लेयर प्रेजेंट होती है जो कि वाटर के लॉस को, है ना, सबसे बाहर है। तो प्लांट में वाटर लॉस ना हो जाएगा भाई, क्योंकि वो छतरी लेके तो खड़े नहीं है ना, तो इनकी बॉडी पे सनलाइट पड़ रही है, वाटर लॉस होगा, तो वाटर लॉस को प्रिवेंट कर सके। और ये क्यूटिकल जो होता है ये रूट में एब्सेंट होता है, क्योंकि रूट में सनलाइट डायरेक्टली पड़ी नहीं, तो वहाँ पे वाटर लॉस होने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा रीज़न ये भी है कि अगर क्यूटिकल लग गया तो वाटर अंदर भी नहीं आ पाएगा, है ना, क्योंकि हमारे को तो पानी एब्जॉर्ब करना है, अंदर लेना, तभी तो हम प्लांट में ऊपर पहुँचाएंगे। तो क्यूटिकल रूट्स में नहीं होता। एपिडर्मिस लिविंग होती है, पतली वॉल की बनी होती है, छोटे छोटे स्मॉल साइटोप्लाज्म वाली और लार्ज वैक्यूल वाली, क्योंकि मैंने बताया ना पेरेन्काइमेटस है, तो पेरेन्काइमा वाली क्वालिटी लिख दो, लिविंग है, पतली वॉल की है, स्मॉल साइटोप्लाज्म है और लार्ज वैक्यूल इसमें अंदर प्रेजेंट होता है। अब स्टोमेटा की अगर हम बात करें तो चलो स्टोमेटा का एक तो पहले, हाँ ठीक है, ये देखो ये होते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा डाइकॉट के अंदर और मोनोकॉट्स के अंदर अलग अलग होता है ना, क्योंकि भाई हम क्या पढ़ रहे हैं बच्चा, हम क्या पढ़ रहे हैं, एंजियोस्पर्म्स।
एंजियोस्पर्म की एनाटॉमी। तो एंजियोस्पर्म दो पार्ट में है, एक डाइकॉट और एक मोनोकॉट। दोनों के अंदर अलग अलग होता है। एपिडर्मिस दोनों में सेम है। उसके बाद स्टोमेटा जो है वो दोनों में अलग अलग है। देखो डाइकॉट का स्टोमेटा अक्सर लोअर सरफेस पे ज़्यादा पाया जाता है, मोनोकॉट का दोनों सरफेस पे इक्वल ही पाया जाता है। इनकी जो गार्ड सेल्स होती हैं, ये वाली सेल्स, इसे हम बोलते हैं गार्ड सेल। इन दोनों की गार्ड सेल अलग अलग है। देखो यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है। डाइकॉट के अंदर जो गार्ड सेल होती हैं वो बीन शेप होती हैं। इनके अंदर जो गार्ड सेल होती है ना भाई, जिम शिम जाते होंगे बेटा आजकल तो, है ना, खूब बॉडी बिल्डिंग वाली रील्स भी बहुत आती हैं, ठीक। तो ये जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं ना, डंबल उठाते हैं, तो वैसे बीच में से पकड़ के ऐसे दोनों तरफ उठाते हैं ना, तो ये डंबल वाली जो होती हैं, डंबल शेप की मोनोकॉट्स के अंदर पाई जाती है। तो देखो शेप गार्ड सेल की कैसी होती है, किडनी शेप या फिर डंबल शेप। अच्छा गार्ड सेल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि बीच का जो ओपनिंग है ना, स्टोमेटल पोर, इसको गार्ड करना, इसको खोलना, इसको बंद करना, गेट खोलना बंद करने का काम किसका, गार्ड का। तो यही सेल गार्ड सेल होगी, क्योंकि इस होल को क्लोज करना, ओपन करना किन का काम है, इन गार्ड सेल का काम है, ठीक है। अब इनकी जो अंदर वाली थिकनेस होती है ये ज़्यादा मोटी होती है गार्ड सेल की। देखो यहाँ पे ज़्यादा ब्लैक है और बाहर की तरफ कम ब्लैक है, यानी गार्ड की जो गार्ड सेल की जो अंदर वाली लेयर है, जो ओपनिंग की तरफ है, वो थिक होती है। ऐसे इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे कुछ फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, और वो फाइबर्स क्या करते हैं, ऐसे खींचते हैं, जिसकी वजह से क्लोज होगा, ऐसे छोड़ देंगे बंद हो जाएगा, ऐसे खींचेंगे लूज हो जाएगा। तो जैसे हम किसी भी रस्सी को ऐसे बार बार खींचेंगे तो रगड़ लग सकती है, वो डैमेज हो सकता है, तो इसलिए ये ज़्यादा थिक होती है अंदर की तरफ से, ठीक है। तो देखो साथ में इनके साइड में कुछ सब्सिडरी सेल्स भी देखने को मिलती हैं। ये देखो ये रही इनकी सब्सिडरी सेल्स, अरे कहाँ मेंशन कर रखा है, ये इनकी सब्सिडरी सेल्स हैं। यहाँ देखो बेटा इनकी सब्सिडरी सेल्स अलग अलग हैं, बड़ी बड़ी हैं, इनकी सब्सिडरी सेल्स थोड़ी छोटी हैं। तो दोनों की सब्सिडरी सेल्स अलग होती है, इनकी इरेगुलर होती है और वेरिएबल नंबर की होती है। इनकी पैरेलली ही गार्ड सेल के साथ अरेंज होती है। इनकी ओपनिंग और क्लोजिंग जो होती है वो अक्सर डे टाइम में एक्टिव होती है। इनकी लाइट और वाटर प्रेशर पे कंट्रोल होती है कि भाई लाइट कैसी पड़ रही है उसके अकॉर्डिंग। इसका एग्जांपल है बीन लीफ, इसका एग्जांपल है ग्रास लीफ। ये डाइकॉट है, ये मोनोकॉट है ना, इतना अपने को ध्यान रखना, और ये डायग्राम बेटा अच्छे से पता होना चाहिए। तो देखो आप इसको बनाना भी मैं सिखा देती हूँ, देखो कितनी जल्दी बन जाता है। जैसे ये हमने बना दिए गार्ड सेल, है ना, इसके चारों तरफ हमने क्या बना दी, सब्सिडरी सेल्स, और बाहर हमने क्या बना दिए, एपिडर्मल सेल्स, क्योंकि भाई एपिडर्मिस के अंदर ही तो ये प्रेजेंट है। तो ये बन गई देखो, है ना। तो यहाँ पे लिख लो एपिडर्मल सेल, ये कौन सी होगी, सब्सिडरी सेल, ये क्या हो गए, गार्ड सेल, और ये क्या हो गए, स्टोमेटल पोर। ये तीनों ही मिलके क्या बनाता है, स्टोमेटल अपर्चर। अपैरेटस, ठीक है, ये अपन ध्यान रखेंगे, ऐसी मोनोकॉट का बन जाएगा बेटा, ठीक है। अच्छा हाँ, इनके गार्ड सेल के अंदर बेटा क्लोरोप्लास्ट होते हैं, है ना, यानी ये फोटोसिंथेटिक होते हैं। देखो यहाँ पे भी हमने दिखा रखा है, ये देखो, है ना, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। चलो जी, अब ये बात हो गई बेटा हमारे दूसरे पार्ट की, कि भाई हमने यहाँ पढ़ा था कि ये देख लिए, ये देखिए बेटा, कहाँ गया बेटा, ये रहा, है ना, एपिडर्मिस हमने पढ़ लिया, स्टोमेटा पढ़ लिया। अब हमें पढ़ना है अपेंडेजेस, एपिडर्मल अपेंडेजेस, रूट हेयर और शूट हेयर। रूट के ऊपर भी हेयर्स होंगे और शूट के ऊपर भी हेयर होंगे। तो यहाँ देखो रूट के ऊपर जो हेयर्स होंगे उन्हें तो हम रूट हेयर बोल रहे हैं, है ना, लेकिन शूट के ऊपर जो हेयर है ना बेटा, उन्हें हम क्या बोल रहे हैं, ट्राइकोम बोल दे रहे हैं। क्या बोल दे रहे हैं, ट्राइकोम, है ना, ये अपन ध्यान रखेंगे। चलो जी, देखो रूट के हेयर्स ट्राइकोम, शूट के हेयर ट्राइकोम, यहाँ लिख देती हूँ ना बेटा मैं, शूट हेयर्स।
अक्सर। ट्राइकोम्स बोलना ज़्यादा स्पेसिफिक है। लोकेशन, ये रूट्स पे पाई जाती है, रूट हेयर है। ये स्टेम पे भी पाए जाएंगे, लीफ पे भी, फ्लावर पे भी और फ्रूट पे भी। आपने देखा होगा ना, ऐसे सपोज ये स्टेम है, इसके ऊपर ऐसे धागे धागे जैसे स्ट्रक्चर, ये देखो ऐसे धागे धागे स्ट्रक्चर्स रूट के ऊपर भी प्रेजेंट होता है, ऐसे धागे धागे जैसे स्ट्रक्चर, है ना। इन्हें हम बोलेंगे रूट हेयर और इन्हें हम बोलेंगे ट्राइको। ये दोनों ही एपिडर्मल सेल से निकलते हैं। ये एपिडर्मल ऑफ एरियल पार्ट से निकलेगा, जो भी जमीन के ऊपर वाला पार्ट है। ये एपिडर्मल ऑफ रूट से निकलेगा, जो भी जमीन के नीचे वाला पार्ट है। ये यूनिसेल्युलर और नॉन ग्लैंडुलर दोनों हो सकते हैं। ये अक्सर मल्टी सेल्युलर होते हैं और अक्सर ग्लैंडुलर और नॉन ग्लैंडुलर कैसे भी हो सकता है। ग्लैंडुलर मतलब जो ग्लैंड जिसके अंदर प्रेजेंट है, यानी कुछ सिक्रीट कर रहे होंगे चिपचिपा सब्सटेंस, और नॉन ग्लैंडुलर भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि चिपचिपा सब्सटेंस रिलीज करे। ये हमेशा लिविंग होंगे। ये लिविंग भी हो सकते हैं और डेड भी हो सकते हैं। इनके पास क्यूटिकल नहीं होगा। क्यूटिकल अगर हो गया तो फिर एब्जॉर्प्शन कैसे करेंगे। इनके पास क्यूटिकल प्रेजेंट होगा ताकि ये वाटर के लॉस को, क्योंकि ज़मीन के ऊपर है, सनलाइट पड़ रही है, तो वाटर लॉस को प्रिवेंट कर सके। इनका फंक्शन, रूट हेयर का फंक्शन होता है वाटर मिनरल को एब्जॉर्ब करने का। इनका फंक्शन होता है प्रोटेक्शन करने का, वाटर लॉस को प्रिवेंट करने का, और ज़रूरत पड़े तो सिक्रीशन करने का भी। ठीक है, तो ये बेटा किसकी बात हो गई, ये बात हो गई आपके एपिडर्मिस की, एपिडर्मल सेल की। तो हमारा सबसे पहला एपिडर्मिस, एपिडर्मल टिश्यू कंप्लीट हो गया, जिसके अंदर हमने एपिडर्मिस भी पढ़ लिया, जिसके अंदर हमने स्टोमेटा भी पढ़ लिया, जिसके अंदर हमने रूट हेयर्स और ट्राइकोम्स भी पढ़ लिया। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे ग्राउंड टिश्यू या वेस्कुलर टिश्यू के बारे में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे वेस्कुलर टिश्यू के बारे में। ठीक है, थोड़ा थोड़ा इनके बारे में पढ़ लेते हैं और फिर डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ग्राउंड टिश्यू। ग्राउंड टिश्यू लार्जेस्ट टिश्यू पार्ट होता है, एपिडर्मिस को छोड़ के और वेस्कुलर बंडल को छोड़ के। तीन ही तो थे, एपिडर्मल टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू और वेस्कुलर टिश्यू। पहले और दूसरे वाले को छोड़ के बीच में जो भी आ रहा है वो सब ग्राउंड टिश्यू का पार्ट है ना। तो एपिडर्मिस और वेस्कुलर बंडल को छोड़ के जो भी बचा वो क्या है, ग्राउंड टिश्यू, जिसके अंदर हाइपोडर्मिस, जर्नल कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, मेडुलरी रेस, पित्त सब आ जाएगा। लीफ का जो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम होता है उसके अंदर मीजोफिल होती हैं, और ग्राउंड टिश्यू सिस्टम को हम फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम भी बोल देते हैं। GTS का मतलब है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। ये सिंपल टिश्यू से मिलके बना, और मैंने आपको कौन से सिंपल टिश्यू बताए थे, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। किसी में कुछ होगा, किसी में कुछ होगा, लेकिन इन्हीं के कॉम्पोजिशन से, टिश्यू के कॉम्पोजिशन से टिश्यू सिस्टम बनता है, पढ़ाया था ना। तो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम जो है वो मेन बल्क ऑफ प्लांट बनाता है, जो मेन प्लांट का मेन पार्ट है। देखो ऊपर वाली पार्ट एपिडर्मिस होगी, वेस्कुलर बंडल अंदर होंगे, जो मेन पार्ट बना रहा है वो कौन बना रहा है, ग्राउंड टिश्यू। वेस्कुलर या कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम की बात करें तो वेस्कुलर कंडक्टिंग टिश्यू में कॉम्प्लेक्स टिश्यू जाइलम और फ्लोएम यही प्रेजेंट होंगे, और ये स्पेसिफिक टिश्यू सिस्टम बनाते हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर प्लांट का है ना, प्लांट बॉडी का मेनली वो पैरेन्काइमा का ही मिलके बना होता है। आप जितना भी जो नया नया प्लांट बना होता है, यंग प्लांट, नया नया तो ऐसा बोल रही हूँ मैं, है ना, नया नया बच्चा है ये, ठीक है, यानी जो नया नया प्लांट होता है जो ज़मीन से बिल्कुल अभी आया है, वो आप देखेंगे बहुत एकदम ग्रीन होगा, पतला सा होगा, वो पैरेन्काइमा का, उसकी मेन प्लांट बॉडी पैरेन्काइमा की ही बनी होती है। ठीक है, तो चलिए, तो हम पहले क्या करेंगे, वेस्कुलर बंडल पढ़ेंगे, फिर ग्राउंड टिश्यू। जब वेस्कुलर टिश्यू हो जाएगा ना, तो हम जब हर स्पेसिफिक रूट, स्टेम और लीफ को पढ़ेंगे, उसी के अंदर ग्राउंड टिश्यू कवर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, वेस्कुलर टिश्यू, वेस्कुलर बंडल। वेस्कुलर बंडल जाइलम और फ्लोएम, मेनली इन दोनों को मिलके बोलते हैं वेस्कुलर बंडल, विच मे और मे नॉट हैव कैम्बियम। इनमें कैम्बियम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है ना, जैसे प्राइमरी में नहीं होता, सेकेंडरी में होता है। तो वेस्कुलर बंडल भी अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। एक रेडियल होते हैं, कॉन्जॉइंट वेस्कुलर होते हैं, और कंसेंट्रिक वेस्कुलर बंडल होते हैं। तीनों के बारे में पढ़ लेते हैं।
जो रेडियल वैस्कुलर सिस्टम होता है इसके अंदर जाइलम और फ्लोएम डिफरेंट रेडियाई पे प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। देखो इस वाले रेडियाई पे जाइलम है, इस वाले रेडियाई पे फ्लोएम है, इस पे जाइलम, इस पे फ्लोएम, इस पे जाइलम, इस पे फ्लोएम, इस पे जाइलम, इस पे फ्लोएम, डिफरेंट रेडियाई पे प्रेजेंट है। इस प्रकार के वैस्कुलर सिस्टम को हम रेडियल सिस्टम बोलते हैं। ये रूट्स के अंदर पे आ जाता है। कैम्बियम इसमें एब्सेंट होता है, सेकेंडरी ग्रोथ, क्योंकि सेकेंडरी ग्रोथ से ही कैम्बियम बनता है, तो सेकेंडरी ग्रोथ ही नहीं है तो कैम्बियम कैसे बनेगा? एग्जाम्पल डाइकॉट और मोनोकॉट रूट्स, ठीक है, यस, डाइकॉट एंड अभी मोनोकॉट रूट्स। स्पेशल नोट, जाइलम और फ्लोएम अक्सर सेपरेट होते हैं बंडल्स में। कॉन्जॉइंट की अगर बात करूं तो जाइलम और फ्लोएम सेम रेडियाई पे प्रेजेंट होता है साइड बाय साइड, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, ये देखो सेम रेडियाई पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, सेम रेडियाई पे प्रेजेंट होते हैं जाइलम फ्लोएम, कहाँ गया, ठीक है। ये स्टेम और लीव्स के अंदर पाए जाएंगे। इनके अंदर भी कैम्बियम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर सेकेंडरी है तो ओपन टाइप कहलाया जाएगा, और अगर नहीं है तो क्लोज टाइप कहलाया जाएगा। डाइकॉट और मोनोकॉट स्टेम में देखने को मिलेगा। जाइलम और फ्लोएम अक्सर सेम बंडल में पाए जाते हैं। कोलेट्रल होता है, ये एक प्रकार का कॉन्जॉइंट बंडल ही है जहाँ पे फ्लोएम हमेशा बाहर की तरफ होगा और जाइलम हमेशा अंदर की तरफ होगा। ये स्टेम और लीव्स में पाया जाएगा। ये कैम्बियम इसमें प्रेजेंट है तो ओपन, इसमें एब्सेंट है तो क्लोज, और सेकेंडरी ग्रोथ इसमें पॉसिबल होगी। अगर कैम्बियम है तो कॉमन सी बात है ओपन होगा, तो ओपन टाइप में कैम्बियम प्रेजेंट होगा, जैसे सनफ्लावर ओपन होता है, मेज में क्लोज होता है। ये मोस्ट कॉमन टाइप है कॉन्जॉइंट उसका। देखो तो अब मैं आपको दिखा देती हूँ। कॉन्जॉइंट जो होता है, कोलेट्रल जो होता है, एक प्रकार के कॉन्जॉइंट है। क्यों? क्योंकि एक ही एक्सिस पे है ना, एक ही एक्सिस पे है। ओहो, ठीक, ये देखो एक ही एक्सिस पे है, ठीक, ये देखो कॉमन एक्सिस पे है ना, स्ट्रॉबेरी जैसा, है ना। तो यहाँ देखो हमेशा फ्लोएम बाहर की तरफ होगा और जाइलम अंदर की तरफ होगा। अब इन दोनों के बीच के अंदर अगर कैम्बियम आ गया तो ऐसे समझ लो, एक डब्बा है, उसके बीच में हमने कुछ डाल दिया तो वो खुल गया, है ना। तो बीच में अगर डाल दोगे कैम्बियम तो ये कैसा हो जाएगा? ओपन टाइप हो जाएगा। अगर इसके बीच में कुछ मत डालो, यानी कैम्बियम इसके अंदर नहीं बना, कहने का मतलब है सेकेंडरी ग्रोथ नहीं हुई और कैम्बियम नहीं बना, तो कैसे कहलाया जाएगा बेटा? क्लोज्ड कहलाया जाएगा। और अब देखो दोनों तरफ से, अब दोनों तरफ से जाइलम यहाँ है, इसमें देखो यहाँ भी कैम्बियम बन गया जाइलम फ्लोएम में, यहाँ भी जाइलम फ्लोएम में कैम्बियम बन गया, दो तरफ बन गया, तो इसे हम बोलेंगे बाइकोलेट्रल। दोनों तरफ से, बाई मतलब दो, दोनों तरफ से बन गया बाइकोलेट्रल, ठीक है। अच्छा, ये तो हमने एक ही जगह कर लिया ना, वैस्कुलर सिस्टम। चलिए, तो अब क्या होगा? हमारा एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम हो गया, वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम हो गया। अब जो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है वो हम, क्योंकि रूट ऑफ मोनोकॉट एंड डाइकॉट पढ़ेंगे, स्टेम ऑफ मोनोकॉट एंड डाइकॉट पढ़ेंगे, एंड लीफ ऑफ मोनोकॉट एंड डाइकॉट पढ़ेंगे, उसके अंदर कवर हो जाएगा, ठीक है। कॉमन सी बात है, उसके अंदर कवर हो जाएगा ये, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं बेटा। अब हम बात करने वाले हैं सबसे पहले स्टेम की, है ना। सबसे पहले हम स्टेम पढ़ेंगे, फिर रूट पढ़ेंगे, फिर लीफ पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए बेटा, सबसे पहले हम बात करेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉट स्टेम, डाइकॉट स्टेम के बारे में। अब डाइकॉट स्टेम में सबसे बाहर क्या होता है? देखो ये सबसे बाहर क्या होता है बेटा? एपिडर्मिस, वो देखो। फिर उसके बाद क्या है? कॉर्टेक्स, ये वाला पूरा पार्ट क्या है? कॉर्टेक्स। फिर हाइपोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स, एक एक करके हमारे को सारी चीजें पढ़नी है। एपिडर्मिस जो होती है ये आउटर मोस्ट लेयर होती है, प्रोटेक्टिव लेयर है, ऑब्वियस सी बात है क्योंकि सबसे बाहर है बेटा, है ना। और सिंगल लेयर होती है जिसके अंदर सेल्स कंपैक्टली पैक्ड होते हैं बिना क्लोरोप्लास्ट के। लेकिन यहाँ पे स्टोमेटा होंगे और बहुत सारे मल्टीसेलुलर ट्राइकोम्स होंगे, क्योंकि स्टेम की बात कर रहे हैं जिसके चारों तरफ
थिन मतलब ऊपर की तरफ क्यूटिकल होगी। देखो ये एपिडर्मिस है, इस एपिडर्मिस के ऊपर क्या होगा बेटा, क्यूटिकल प्रेजेंट होगा। क्यूटिकल क्यों प्रेजेंट होगा स्टेम के ऊपर, क्योंकि हमारे को ट्रांसपिरेशन को रोकना है, राइट। और साथ साथ ट्राइकोम्स भी प्रेजेंट होंगे जो कि एपिडर्मल अपेंडेजेस ही होते हैं, राइट। इसका फंक्शन क्या है बेटा, प्रोटेक्शन करने का और वाटर लॉस को प्रिवेंट करने का। तो सबसे बाहर वाली लेयर हो गई। फिर इसके बाद हम बात करेंगे कॉर्टेक्स की, जो एपिडर्मिस और पेरिसाइकिल के बीच में प्रेजेंट है। एपिडर्मिस और पेरिसाइकिल के बीच में जो प्रेजेंट है, दिस इज कॉर्टेक्स, ठीक है। कॉर्टेक्स के 3 पार्ट हो गए, हाइपोडर्मिस, जर्नल कॉर्टेक्स और एंडोडर्मिस, इसलिए मैंने ए, बी और सी से लिखा है, ठीक है। हाइपोडर्मिस जो है वो एपिडर्मिस के जस्ट नीचे होगी, मल्टीलेयर होगी और किसकी बनी होगी, कोलेनकाइमा की बनी हुई होगी, जिसके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है और बहुत ज्यादा मैकेनिकल स्ट्रेंथ ये प्रोवाइड करता है। कोलेनकाइमा हम पढ़ चुके हैं बेटा, इसलिए मैंने सारे टिश्यूज आपको पहले ही पढ़ा दिए। फिर जर्नल कॉर्टेक्स जो कि पेरेन्काइमा का बना है, पेरेन्काइमा का है तो इंटरसेल्यूलर स्पेस भी होंगे, खाने को भी स्टोर करेगा, और रेसिन और म्यूसिलेज कैनाल्स भी इनके अंदर प्रेजेंट होती है ताकि ये स्टोर करके आगे ट्रांसफर कर सके। तो पेरेन्काइमा का हो गया जर्नल कॉर्टेक्स। फिर आता है एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस सबसे अंदर वाली कॉर्टेक्स की लेयर होती है जिसके अंदर भर भर के स्टार्च होता है, इसलिए हम इसको स्टार्च शीथ भी बोलते हैं। ये रही बेटा हमारी एंडोडर्मिस। तो हमारे कॉर्टेक्स के हाइपोडर्मिस कोलेनकाइमा, जर्नल कॉर्टेक्स पेरेन्काइमा की है और ये मेनली स्टार्च शीथ कहलाई जाएगी। एंडोडर्मिस के नीचे आ जाएगा हमारा पेरिसाइकिल। तो बिलो एंडोडर्मिस बहुत सारी लेयर ऑफ ऑल्टरनेट बैंड ऑफ स्क्लेरेनकाइमा, यानी यहाँ पे जो पेरेन्काइमा की बहुत सारी लेयर्स, स्क्लेरेनकाइमा की बहुत सारी लेयर है और बीच बीच में पेरेन्काइमा भी प्रेजेंट होता है जो कि क्या कर रहा है, सपोर्ट भी प्रोवाइड कर रहा है। तो ये क्या बनाता है, पेरिसाइकिल बनाता है। सो नाउ दिस पार्ट इज नोन एज पेरिसाइकिल। क्या बोलेंगे हम इसको, पेरिसाइकिल बोलेंगे, ठीक है। चलो पेरिसाइकिल। फिर आते हैं वेस्कुलर बंडल। इसके अंदर देखो, अब पेरिसाइकिल के नीचे क्या दिखाई रखे हैं, वेस्कुलर बंडल। ये रहा फ्लोएम, सो दिस पार्ट इज फ्लोएम। ये वाला पार्ट क्या है हमारा, जाइलम, और इनके बीच में ये क्या प्रेजेंट है, कैम्बियम। अब तुम मुझे बताओ, फ्लोएम और जाइलम दोनों एक ही एक्सिस पे है, तो क्या मैं इसे कॉन्जॉइंट या फिर कोलेट्रल बोल सकती हूँ, और बीच में कैम्बियम है तो क्या ये ओपन टाइप हो जाएगा, ऑफ कोर्स। देखो कॉमन सी बात है, वेज शेप होंगे, रिंग में अरेंज होंगे। मतलब अगर आप, मैं इसको लेटरल सेक्शन आपका दिखाऊं ना इसको, तो ये आपको कुछ इस तरीके का दिखेगा, रिंग में अरेंज दिखाई देंगे, ठीक है। मैंने क्योंकि ये अभी ट्रांसवर्स काटा हुआ है तो आपको ऐसे रिंग नहीं दिख रही, लेकिन ये इस तरीके से रिंग में अरेंज होंगे। कैसे होंगे, कॉन्जॉइंट होंगे, कोलेट्रल होंगे, ओपन होंगे, और जाइलम एंडार्च कंडीशन में होगा, ठीक है। एंडार्च एक्सार्च क्या होता है, जिसमें प्रोटोजाइलम बाहर या अंदर की तरफ है, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम उसको अलाइन कर देते हैं, ठीक है। जिसमें प्रोटोजाइलम पिथ की तरफ है और मेटाजाइलम बाहर की तरफ है, इस कंडीशन को हम एंडार्च कंडीशन बोलते हैं। अब आती है इसके अंदर मेडुलरी रे या फिर पिथ रे, है ना। ये देखो, ये तो हमारे वैस्कुलर कैम्बियम हो गए, इसके अंदर आगे पिथ। देखो प्रोटोजाइलम पहले बना है, बाद में मेटाजाइलम बना है, ऊपर कैम्बियम बन गया, इधर फ्लोएम बन गया, ठीक। अब जो अंदर मेडुलरी रेज या पिथ रेज है वो किसकी बनी है, पेरेन्काइमा सेल्स की बनी है, बिटवीन वेस्कुलर बंडल। वेस्कुलर बंडल के बीच बीच में भी आपको पिथ रेज यहाँ पे है ना, रेज पेरेन्काइमा की कुछ कुछ सेल्स दिखाई देंगी जो कि रेडियल कंडक्शन ऑफ फूड और वाटर का हेल्प करेंगी। और बीच के अंदर जो सेंट्रल रीजन है पेरेन्काइमा का, जिसके अंदर भर भर के फूड और इकट्ठा है और साथ साथ स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है, तो ये एक पार्ट हो गया। जैसे हम केक में से एक छोटा सा पार्ट निकाल लेते हैं, है ना, ऐसे छोटा सा पार्ट निकाल लेते हैं, वैसे मैंने एक छोटा सा पार्ट निकाला है, उसका सेंटर वाला पार्ट इज नोन एज पिथ। अगर मैं आपको इसको लेटरल सेक्शन दिखाऊं तो आप यहाँ देख सकते हो, बीच वाला पार्ट इज व्हाट, पिथ, पेरेन्काइमा का बना है। यहाँ पे वैस्कुलर बंडल है जो कि रिंग में अरेंज है। वैस्कुलर बंडल में भी अंदर वाले जाइलम है, बाहर वाले फ्लोएम है, और इनके बीच में ये देखो ग्रीन कलर के जो दिख रहे हैं, दिस इज व्हाट, कैम्बियम। इसके बाहर देखो उसी तरीके से ये जब पेरिसाइकिल, पेरिसाइकिल के बाहर क्या था, एंडोडर्मिस, फिर उसके बाद पूरा जर्नल कॉर्टेक्स, और सबसे बाहर क्या है, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के बाहर रूट हेयर्स, ओ ट्राइकोम, सॉरी एपिडर्मल हेयर,
है ना, और क्यूटिकल यहाँ पे प्रेजेंट होगा। तो ये देख लो, हमने अंदर से बाहर, बाहर से अंदर बोलो, लैटरल बोलो या ट्रांसवर्स, ये वाला सेक्शन इज ट्रांसवर्स सेक्शन, दिस इज लैटरल सेक्शन। ठीक है, तो हमने एक कट करके पढ़ लिया है। इसे हम ऐसे भी बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल काटा है, इसे हमने ट्रांसवर्स सेक्शन में काटा है। ठीक है, चलो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट, जैसे हमने डाइकॉट पढ़ा है ऐसे ही हमने मोनोकॉट भी पढ़ना है। मोनोकॉट का सबसे बाहर वाला पार्ट इज एपिडर्मिस, ये भी सिंगल लेयर होता है और एक थिक क्यूटिकल इसमें प्रेजेंट होगी, लेकिन ये मोनोकॉट है तो ट्राइकोम इनके अंदर देखने को नहीं मिलेगा, या बोलो स्टोमेटा भी बहुत कम देखने को मिलते हैं। फंक्शन प्रोटेक्शन ऑब्वियसली वाटर लॉस का ही है। अब इसके अंदर हाइपोडर्मिस है, जर्नल टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू है, वैस्कुलर बंडल और वैस्कुलर बंडल के स्ट्रक्चर है। बहुत ज़्यादा हमने बहुत ज़्यादा डिटेल में इसको नहीं पढ़ा, मेनली बस हमारे को कंपैरिजन करके देखना है। आपको डाइकॉट आ गया तो आपको मोनोकॉट ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा। जैसे इसका हाइपोडर्मिस जो है वो किसका बना है, स्क्लेरेनकाइमा का बना है, जस्ट एपिडर्मिस के नीचे, जो कि मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। ग्राउंड टिश्यू इनका डिफ्रेंशिएटेड नहीं होता कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल या पिथ के अंदर, ये सारा का सारा होमोजीनियस पार्ट होता है पेरेन्काइमा का, यानी सारा पार्ट पेरेन्काइमा का मिलकर बना है। इसलिए कुछ हमने अलग अलग नहीं करा जैसे हमने डाइकॉट में किया था, क्योंकि वहाँ क्लोरेनकाइमा का है, कुछ पार्ट स्क्लेरेनकाइमा का है, कुछ पेरेन्काइमा का है। इसलिए इसमें जो आउटर सेल होती है वो क्लोरेनकाइमेटस होती है, उनकी सेल्स बहुत पतली होती हैं और उनके अंदर इंटरसेलुलर सेल्स स्पेस प्रेजेंट होता है और खाने को स्टोर करके रखते हैं। क्लोरेनकाइमा इट्स अ मॉडिफिकेशन या टाइप ऑफ, मैं बोल सकती हूँ, पेरेन्काइमा होता है, राइट। तो हमारा पूरा जनरल कॉर्टेक्स यहीं खत्म हो गया। फिर सीधा क्या आ जाता था, क्योंकि पेरिसाइकिल यहाँ पे हमारे इस तरीके से चल रहा था ना, एपिडर्मिस, फिर हाइपोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस के बाद पेरिसाइकिल, ये वाला पूरा पार्ट ही अनडिफरेंशिएटेड है, पूरा का पूरा ही पेरेन्काइमा का है। तो सीधा वेस्कुलर बंडल आ गए। वेस्कुलर बंडल इसमें बहुत ज़्यादा होते हैं और फैले हुए होते हैं, स्कैटर्ड होते हैं। देखो कुछ यहाँ, कुछ यहाँ, कुछ यहाँ, कुछ यहाँ, वहाँ पे एक रिंग में अरेंज थे, यहाँ पे कैसे फैले हुए हैं, स्कैटर्ड हैं थ्रू आउट ग्राउंड टिश्यू। तो कोई रिंग अरेंजमेंट देखने को नहीं मिलती। मेन मोनोकॉट का ये फीचर होता है कि इनके स्टेम के अंदर वैस्कुलर बंडल रिंग में नहीं होते, स्कैटर्ड होते हैं। और हर बंडल कॉन्जॉइंट कोलेटरल होगा लेकिन क्लोज होगा, यानी कि फ्लोएम और जाइलम तो होंगे लेकिन बीच में कैम्बियम नहीं होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, क्लोज बोलेंगे, मीन्स नो कैम्बियम। और कोई सेकेंडरी ग्रोथ देखने को नहीं मिलती। इनके अंदर भी जाइलम एंडार्च कंडीशन में ही होते हैं। वैस्कुलर बंडल का अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो मेनली जाइलम वाई शेप्ड होते हैं विद मेटाजाइलम, लार्ज वेसल्स एंड प्रोटोजाइलम, स्मॉल वेसल्स, जो हमने पढ़ा था। ठीक है, ये देखो आप इस तरीके से देख सकते हो, स्कैटर्ड है। बाहर की तरफ जो वैस्कुलर बंडल होंगे वो छोटे छोटे होंगे, अंदर की तरफ जो वैस्कुलर बंडल होंगे, ये देखो वैस्कुलर बंडल दिखाया है जिसमें ये फ्लोएम, ये जाइलम है, ये बड़े होंगे। ठीक है, कुकुरबिटा स्टेम, इट इज अ टाइप ऑफ मोनोकॉट। तो हमने मोनोकॉट स्टेम को भी यहाँ पे देख लिया है। ठीक, अब आ जाते हैं बेटा रूट्स के ऊपर। अब जैसे हमने वहां पढ़ा था, मैंने यहाँ पे रूट्स को एक साथ ही कर लिया। देखो पहले हमने स्टेम पढ़ लिया, डाइकॉट स्टेम और मोनोकॉट स्टेम। अब हम क्या करेंगे, रूट्स को एक साथ पढ़ लेंगे ताकि हमारा एकदम क्लियर हो जाए। तो स्टेम के बारे में हम पढ़ते हैं रूट के बारे में, डाइकॉट रूट सनफ्लावर की, मोनोकॉट रूट मेज, यानी दोनों का एग्जाम्पल लेके मैंने समझा दिया। तो सबसे बाहर वाली लेयर को हम एपीब्लेमा, एपिडर्मिस को ही हम एपीब्लेमा बोल सकते हैं इन शूट। आउटर मोस्ट सिंगल लेयर होती है जिसमें यूनिसेलुलर रूट हेयर होंगे। डाइकॉट की तरह ही इनके अंदर, मोनोकॉट्स के अंदर रूट होंगे, लेकिन सिंगल लेयर होंगी रूट हेयर्स की। कॉर्टेक्स बहुत सारे होंगे, मेनी लेयर विद थिन वॉल पेरेन्काइमा विद इंटरसेलुलर स्पेस। इनके जनरल कॉर्टेक्स में पतली पतली वॉल वाले पेरेन्काइमेटा सेल होंगे और पेरेन्काइमा है तो इंटरसेलुलर स्पेस देखने को मिलेगा। डाइकॉट बिल्कुल सिमिलर होगा, पेरेन्काइमा विद इंटरसेलुलर स्पेस देखने को मिलेगा। इनका एंडोडर्मिस सिंगल लेयर होगा, बैरल शेप होगा विद द कैस्पेरियन स्ट्रिप। देखो क्या होती है कैस्पेरियन स्ट्रिप, ऐसी होती है। दिस इज
बैरल शेप, एंडोडर्मिस है बैरल शेप की, इनके बीच में जो ऑरेंज कलर की स्ट्रिप्स हैं इसको हम बोलते हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप्स, है ना। कैस्पेरियन स्ट्रिप्स से पानी कभी भी पास नहीं हो सकता, तो जहाँ जहाँ कैस्पेरियन स्ट्रिप नहीं है वहाँ वहाँ पानी पास होके आगे जा सकता है। मतलब आप ऐसे समझ लो ये एक चैनल इसके अंदर यहाँ पे कैस्पेरियन स्ट्रिप है ना, एंडोडर्मिस में, तो पानी जैसे अब्जॉर्ब होता है तो यहाँ से नहीं आ सकता, यहाँ से आ सकता है, यहाँ से आ सकता है, यहाँ से आ सकता है, लेकिन इसको पास नहीं कर सकता, ठीक है। तो इनके अंदर कैस्पेरियन स्ट्रिप होती है, बिल्कुल सिमिलर स्ट्रक्चर है, लेकिन विद कैस्पेरियन स्ट्रिप, इनके अंदर भी कैस्पेरियन स्ट्रिप प्रेजेंट होती है। अब पेरीसाइकिल के बारे में देखेंगे। पेरीसाइकिल कॉमन सी बात है, बहुत सारी होगी, थिक वॉल पैरेन्काइम होगा सिमिलर, लेकिन इसके पेरीसाइकिल जो थोड़ी पतली होगी। इनके अंदर लेटरल रूट पेरीसाइकिल से निकलेंगे, इनके अंदर भी लेटरल रूट पेरीसाइकिल से निकलेंगे। अब कंजक्टिव टिश्यू का बात करेंगे, ये पेरेन्काइमेटस सेल होंगी, यानी पेरेन्काइमा की होंगी, लेटर फॉर्म कैम्बियम रिंग फॉर द सेकेंडरी ग्रोथ। इनके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ होती है, मोनोकॉट में कभी भी सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती। तो पेरेन्काइमेटस होते हैं लेकिन कभी भी कैम्बियम नहीं बनाते, कैम्बियम नहीं बना रहे यानी सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती। इनके वैस्कुलर बंडल रेडियल होते हैं, 2 से 4 जाइलम और फ्लेयम होते हैं, जिसे हम टेट्रार्च कंडीशन बोलते हैं। इनके अंदर होते तो रेडियल हैं लेकिन 6 से ज़्यादा होते हैं, इसलिए हम पॉली आर्च कंडीशन बोलते हैं। इनके जाइलम, इनके जो जाइलम का मैचुरेशन है वो एक्सार्च है। एक्सार्च अब की बार प्रोटोजाइलम पेरीफेरी की तरफ है, एंडार्च में प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ है, ये बाहर की तरफ है। सेम स्टेम और रूट के अंदर ये डिफरेंस है। अब रूट है तो रूट में दोनों में ही एक्सार्च कंडीशन देखने को मिलेगी। इसका पिथ, सेंटर वाला पार्ट स्मॉल और इनकंस्पिशियस होगा, इसका बड़ा और वेल डेवलप्ड होगा, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। देखो इनका पिथ कैसा है और इनका पिथ देखो उससे बड़ा है, ठीक है। ये मोनोकॉट है, ये डाइकॉट है, तो इनका पिथ स्मॉल एंड इनकंस्पिशियस होगा, इनका लार्ज और वेल डेवलप्ड होगा। इनके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ प्रेजेंट होगी, डाइकॉट में होती है लेकिन मोनोकॉट में नहीं होती। इनके अंदर स्टील, स्मॉल पिथ होगा, वेस्कुलर बंडल और पेरीसाइकिल। एंडोडर्मिस के अंदर जो भी है उसे हम स्टील बोलते हैं, जैसे पेरीसाइकिल, वेस्कुलर बंडल और पिथ, है ना। ये बहुत छोटे छोटे होंगे, इनका पिथ थोड़ा बड़ा होगा, वेस्कुलर बंडल, पेरीसाइकिल सब फैले हुए होंगे। एग्जाम्पल सनफ्लावर, बीन या फिर यहाँ पे वीट और मेज हम देख सकते हैं, आप यहाँ पे चाहो तो देख सकते हो। ये डाइकॉट है, डाइकॉट में आपको देखने को मिलेगा इस एक्स शेप का वेस्कुलर बंडल का अलाइनमेंट, लेकिन इनके अंदर आपको एक पैटर्न देखने को मिलेगा। इनके अंदर पिथ देखो कितना बड़ा है, सब कुछ फैला हुआ है, बड़ा है पिथ। इनके अंदर देखो मैक्सिमम पार्ट अरेंज्ड है लेकिन पिथ बहुत छोटू सा है, एकदम छुटकू सा, है ना। ये किसकी बात हो गई हमारी, डाइकॉट और मोनोकॉट स्टेम की। अब बात करेंगे इसी तरीके से डाइकॉट और मोनोकॉट लीफ की, ठीक है। डाइकॉट और मोनोकॉट लीफ की बात करेंगे। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ, जनरली लीव्स जो होती है वो 2 कैटेगरी में डिवाइड होती हैं, एक तो डाइकॉट की डॉर्सीवेंट्रल लीफ और मोनोकॉट की आइसोबाइलेटरल लीफ। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, डॉर्सीवेंट्रल लीफ जो ऐसी वाली लीफ होती है ना, आइसोबाइलेटरल लीफ जो मोनोकॉट्स की होती हैं, ऐसी लंबी लंबी, जिनमें पैरेलल वेनेशन देखने को मिलता है। याद आ रहा है कुछ, मॉर्फोलॉजी के अंदर पढ़ा था हमने, है ना। ये ऐसे नेटवर्क लाइक वीन्स का अरेंजमेंट, वेनेशन जो हम बोलते हैं, इसमें रेटिकुलेट होता है, उसमें पैरेलल होता है। तो देखो ये हमेशा 90 डिग्री पे स्टेम से अरेंज्ड होती है, ये स्टेम के लगभग देखा जाए तो पैरेलली ही अरेंज्ड होती है, ठीक है। इनका जो अपर वाला पार्ट होता है उस पर सनलाइट ज़्यादा पड़ती है एज कंपेयर टू लोअर वाले सरफेस पे, तो इसीलिए यहाँ पे सेल्स का भी डिफरेंस देखने को मिलता है, इनके इंटरनल स्ट्रक्चर का भी डिफरेंस अलग देखने को मिलता है। यहाँ पे दोनों सरफेस पे लाइट इक्वली पड़ती है, तो कोई भी इनकी इंटरनल स्ट्रक्चर में डिफरेंस देखने को नहीं मिलता। जो डॉर्सीवेंट्रल लीफ होती है ये अक्सर डाइकॉट्स में पाई जाती है, एक्सेप्शन यूकेलिप्टस और नेरियम भी है ना, जिसके अंदर आइसोबाइलेटरल होती है। ये मोनोकॉट्स में पाई जाती है, एक्सेप्शन इसमें भी है लिलियम लॉन्जिफ्लोरम, जिसके अंदर डॉर्सीवेंट्रल पाई जाती है। तो चलो एक एक करके लीफ के डिफरेंस को भी पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम डाइकॉट की लीफ को।
डाइकॉट की लीफ कैसी होती है बेटा, मैंने अभी बताई, ये रहा स्टेम, स्टेम से 90 डिग्री पर इस तरीके से लीफ होती है, जिसमें ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट है ना, पत्ती का जैसे आगे वाला पार्ट पीछे वाला, ऐसे टांग दो तो ये वाले पार्ट अलग अलग होते हैं। अपर वाले पार्ट को हम एबैक्सियल बोलते हैं, एडेक्सियल सॉरी, और नीचे वाले पार्ट को एबैक्सियल बोलते हैं। ठीक है, एक एक करके समझते हैं। तो भाई देखो, एपिडर्मिस जो होते हैं दो सरफेस होते हैं, अपर वाले को एडेक्सियल एपिडर्मिस बोलते हैं, लोअर वाले को एबैक्सियल एपिडर्मिस बोलते हैं, और दोनों के पास ही क्यूटिकल होता है, लेकिन ऊपर वाले सरफेस पे क्यूटिकल ज़्यादा होता है और स्टोमेटा नीचे वाले सरफेस पे ज़्यादा होगा। जैसे ये एडेक्सियल सरफेस है और नीचे मैं बना देती हूँ एबैक्सियल सरफेस, नीचे वाला। तो जो सनलाइट होती है ना बेटा, वो है ना, ये हमारे सूरज मामा, ठीक है, चंदा मामा, सूरज मामा, ठीक, इनकी लाइट जो होती है इस वाले सरफेस पे ज़्यादा पाई जाती है। अब इस वाले सरफेस पे ज़्यादा लाइट पाई जाएगी तो भैया इसको प्रोटेक्शन के लिए हम क्या लगा देंगे, ऊपर वाले पार्ट पे क्यूटिकल। क्यूटिकल दोनों सरफेस पे होती है, लेकिन इस वाले सरफेस पे थोड़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, इस वाले सरफेस पे ज़्यादा होती है, क्यों, ताकि हम वाटर लॉस को प्रिवेंट कर सकें। साथ ही साथ स्टोमेटा की अगर मैं बात करूं तो स्टोमेटा यहाँ पे इक्का दुक्का होगा, लेकिन ज़्यादातर स्टोमेटा जो होते हैं वो कहाँ होते हैं, इसमें नीचे की तरफ होते हैं। क्यों, क्योंकि बेटा सनलाइट यहाँ डायरेक्ट पड़ रही है तो ज़्यादा वाटर लॉस होने की संभावना ऊपर वाले सरफेस से, नीचे से कम है, तो नीचे से गैसेस एक्सचेंज भी होता रहेगा और ट्रांसपिरेशन भी थोड़ा कम होगा। तो इस तरीके से बनाया जाता है, यानी एबैक्सियल सरफेस पे क्यूटिकल कम और स्टोमेटा ज़्यादा होता है ना। क्या मैं यहाँ पे लिख दूँ, क्यूटिकल थिन होता है और स्टोमेटा ज्यादा होते हैं। ठीक है, चलिए जी, मीजोफिल। अच्छा, अब इनका जो पार्ट है ना, इनके जो सेल्स का अरेंजमेंट है वो इस तरीके से होता है। जैसे डाइकॉट के अंदर आप देखोगे सबसे बाहर ये क्यूटिकल हो गई और ये एपिडर्मिस हो गई, सबसे बाहर क्यूटिकल हो गई और ये एपिडर्मिस हो गई। अब डाइकॉट में देखो ऊपर की तरफ दिखाया ही नहीं है स्टोमेटा, इसमें डायरेक्ट नीचे की तरफ दिखाया है। अब इसका जो इंटरनल पार्ट है वो दो पार्ट में डिवाइड है। मीजो मतलब ये पूरा पार्ट मीजोफिल है। मीजोफिल दो पार्ट में है, पेलिसेड जो ये लंबे 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 सेल्स हैं पेलिसेड, और ऐसे जो गोल 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 जिनके अंदर स्पेस बहुत ज़्यादा है ये स्पंजी मीजोफिल। पेलिसेड मीजोफिल ही मेन पार्ट है जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होता है। स्पंजी मीजोफिल में बीच में स्पेस होता है, एयर कैविटी रहती है, सो दैट पानी के अंदर भी ये सर्वाइव कर सकता है अच्छे से। ठीक, तो देखो मीजोफिल टिश्यू जो है अपर और लोअर एपिडर्मिस में डिवाइड है, जिनके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। ये दो पार्ट में डिवाइड है, एक पेलिसेड पैरेन्काइमा, बी स्पंजी पैरेन्काइमा। पेलिसेड पैरेन्काइमा अपर एपिडर्मिस में होता है, सेल इनकी लंबी लंबी कॉलमनार और टाइटली पैक्ड होती है, जिनके अंदर भरपूर क्लोरोप्लास्ट होता है, इसलिए मेन फोटोसिंथेसिस जो होता है वो पेलिसेड में होता है। लेकिन स्पंजी पैरेन्काइमा जो है ये पेलिसेड से नीचे होती है, ओवल और राउंड होती है, लूजली अरेंज्ड होती है, इनके अंदर बड़े बड़े एयर स्पेस होते हैं, जिसकी वजह से गैसेस एक्सचेंज ज़्यादा हो पाता है। ठीक है, ये मैं आपको यहाँ दिखा चुकी हूँ, ये देखो पेलिसेड स्पंजी, इनके अंदर इंटरसेल्युलर स्पेस कम है, यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ ज़्यादा गैसेस एक्सचेंज हो पाता है। अब आती है वेस्कुलर बंडल की बात। इनके वेस्कुलर बंडल जो है वो वेन्स और मिडरिम में प्रेजेंट है ना, क्योंकि ऐसी है ना लीफ, ये देखो, तो मेन वाली मिडरिब मोटी होती है, साइड वाली पतली पतली होती है, तो इसलिए इनके वेस्कुलर बंडल भी अलग अलग वेरी करते हैं साइज में। मिडरिब में बड़े होंगे और वेन्स के अंदर जो छोटे छोटे हैं वो छोटे होंगे, क्योंकि इनके अंदर रेटिकुलेट वेनेशन देखने को मिलता है, मेन ब्रांच से छोटी छोटी ब्रांचेस निकलती चली जाती है। लेकिन चाहे बंडल ज़्यादा हो, साइज में बड़ा हो या कम हो, लेकिन सब बंडल शीथ से कवर होते हैं। बंडल शीथ मोटी थिक वॉल सेल होती है जो बंडल वेस्कुलर बंडल के चारों तरफ अलाइन होती है। ये देखो, ये ब्लू वाले वेस्कुलर बंडल है, इनके चारों तरफ है ना थिक बंडल शीथ होती है। ये देखो जाइलम फ्लोएम, इनके चारों तरफ क्या है, बंडल शीथ होती है, चाहे साइज कैसा भी हो, लेकिन बंडल शीथ दोनों में होगी। जाइलम जो है वो ऊपर की तरफ होगा, एडेक्सियल सरफेस पे होगा, और फ्लोएम जो है वो एबैक्सियल सरफेस के अकॉर्डिंग बनाया गया, यानी कि बाहर की तरफ देखो जाइलम और अंदर की तरफ फ्लोएम होंगे, है ना। वेनेशन
रेटिकुलेट वेनेशन देखने को मिलता है। और स्पेशल फीचर क्या है कि इनके अंदर लीफ जो है वो दो डिस्टिंक्ट फीचर दिखाती है, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। अपर वाले सरफेस को हम एडेक्सियल बोलते हैं, लोअर वाले को एबेक्सियल। इस टाइप की लीफ को जो डॉर्सो और वेंट्रल अलग अलग है, डॉर्सी वेंट्रल लीफ। तो डाइकॉट्स के अंदर डॉर्सी वेंट्रल लीफ देखने को मिलती है जिसके अंदर रेटिकुलेट वेनेशन देखने को मिलता है। और ये इस तरीके से इनका मीजोफिल अलाइन होता है। मीजोफिल में भी पेलिसेड और स्पंजी मीजोफिल होते हैं। पेलिसेड मेन होता है जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होता है, स्पंजी लूजली अरेंज होते हैं, गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। अगर आपको डाइकॉट समझ आ गया ना तो मोनोकॉट तो बिल्कुल हल्कू है, एकदम हल्कू पलकू। ठीक है, देखो जो सबसे बाहर वाली एपिडर्मिस है, इनके बाहर भी क्यूटिकल होगा। भाई लीफ है तो भाई क्यूटिकल तो होना ही होना है। स्टोमेटा देखो दोनों तरफ दिखाया गया है, यहाँ भी दिखाया गया है, यहाँ भी, क्योंकि ये जो होती हैं कैसी लीफ होती हैं बेटा, आइसोबायलेटरल लीफ होती है ना। इनमें दोनों तरफ सनलाइट इक्वल पड़ती है, इधर भी और इधर भी। तो यहाँ पे इक्वल स्टोमेटा होंगे, इक्वल ही अरेंजमेंट होगा सब कुछ। इनका जो एपिडर्मिस है प्रेजेंट ऑन बोथ एडेक्सियल एबैक्सियल सरफेस में, और बोथ आर सिमिलर स्ट्रक्चर। ऐसा नहीं है कि एक अलग कर दिया एक अलग कर दिया, दोनों ही देखो एडेक्सियल और एबैक्सियल सरफेस जो है इनके अंदर आप क्या बोलोगे कि इक्वल ही मात्रा में सब कुछ प्रेजेंट होता है। क्यूटिकल दोनों तरफ प्रेजेंट होता है, स्टोमेटा दोनों तरफ प्रेजेंट होता है। लेकिन इनका खास पॉइंट है बूलीफॉर्म सेल्स, जिन्हें हम मोटर सेल भी बोलते हैं। बूलीफॉर्म सेल्स सिर्फ इनकी एडेक्सियल यानी ऊपर वाले सरफेस पे पाई जाती हैं, स्पेशली अलोंग वेन्स के। ये बड़ी और पतली वॉल होती हैं, अक्सर कलरलेस होती हैं, और जो कि लीफ की फोल्डिंग और अनफोल्डिंग में काम करती हैं। जैसे अगर पानी की मात्रा भरपूर है तो ये सेल ऐसे फूल जाएगी, अगर पानी की मात्रा कम है तो ये इस तरीके से कर्ल कर जाएगी, है ना। इस टाइप की सेल को हम बूलीफॉर्म सेल बोलते हैं। कैसी होती हैं, कलरलेस होती हैं, ये ध्यान रखेंगे। और वाटर स्ट्रेस के दौरान वाटर लॉस को प्रिवेंट करने की कोशिश करती है, कर्लिंग कर लेंगी, है ना, कर्लिंग कर लेंगी तो वाटर लॉस नहीं हो पाएगा। इनका मीजोसेल अनडिफरेंशिएटेड है, कोई भेदभाव नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमारी लंबी लंबी सेल को हम पेलिसेड बोलेंगे, इनको ऊपर की तरफ रखेंगे, है ना, मोटी मोटी गुटकी सी सेल को हम नीचे की तरफ रखेंगे, स्पंजी बोलेंगे, कोई भेदभाव नहीं है, बराबरी का काम होगा। अनडिफरेंशिएटेड है, नॉट डिवाइडेड इनटू पेलिसेड एंड स्पंजी। जितने भी सेल्स हैं इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, तो ये बेटा किसकी बात हो गई, हमारी लीफ की। तो इसी के साथ हमारा पूरा का पूरा एनाटॉमी वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया। आई होप आपको समझ आया हो, है ना। और कीप रिवाइजिंग थिंग। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।